Describe that feeling just before the result was about to come Yeah. and you saw your name in the PDF. Yeah. मेरा यही आदत है कि जैसे रिजल्ट आने वाला होता है जस्ट हैंड ओवर द फोन टू देम, क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। लास्ट ईयर का फेलियर देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि पता नहीं शायद ये इस बार फिर से वो रिपीट हो जाएगा। So what was your strategy of attempting the paper? Like Yeah. कितने iterations में करते थे? राइट, तो दो चीज़ों के साथ मैं जाता हूँ, जहाँ मेरी एक तो गट फीलिंग कह रही है, क्योंकि गट वाले इसलिए करने ज़रूरी हैं क्योंकि आप जब ज़्यादा सोचते हो तो गलत करने की Yes, yes. तरफ। CSAT. या कैसे अप्रोच किया था? हाँ, मतलब आई थिंक मैंने 1-1.25 घंटे बाद ये बात रियलाइज करी कि मैं क्वेश्चंस में लगा हुआ हूँ वो हो और नहीं रहा। आधे तक हो जा रहे हैं, उसके बाद आंसर नहीं निकल रहे और शायद 1.25 घंटे में सिर्फ 22 क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हुए। I just want to come on psychological aspect of this exam. राइट, मैं मतलब अकेला होता तो शायद ही मतलब इसको कंट्रोल कर पाता या हैंडल कर पाता खुद से। मेरे अंदर उतनी वो है नहीं। आई ऑलवेज फील दिस कि आई लैक दिस क्वालिटी ऑफ फेसिंग दिस हर्डल्स इंडिविजुअली। मतलब जब Yeah. तक मेरे साथ लोगों का साथ ना हो तो मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। तो मैं इसलिए उनसे हमेशा कहता हूँ कि आगे भी प्लीज मेरे साथ जुड़े रहना, मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि Right. मुझे जरूरत हमेशा Yes, पड़ेगी। yes. Unacademy. Let's crack it. Welcome to another inspiring episode of Pathfinder by Unacademy, where we decode the inspiring stories behind the success in the UPSC CSE examination. I am your host Deepak Singh. Today we have with us Saksham Bhatia, All India rank 83 in the UPSC CSE examination 2024. So let's hear from the man straight what worked, what didn't, and what made the ultimate difference. Congratulations, Saksham. थैंक यू सो मच। How has it had been? Yeah. कैसा चल रहा है अभी तक? It's a very good experience. Firstly, I would like to thank Unacademy for having me here and giving me Yeah. this opportunity to come in front of the aspirants and letting me know my journey, my learnings, my experiences. So thank you for that. About my experience, I think it's a very good feeling. What you get. अभी तक हम पढ़ रहे होते हैं तो बहुत आइसोलेशन में होते हैं, Right. एकदम फोकस्ड, Right. किसी से इंटरेक्शन नहीं, Right. और सडनली इतना सारा Right. अटेंशन, Yes. टफ स्टॉक, Yes. इंटरव्यूज, Yes. ये चेंज कैसा लग रहा है? Yeah. So I think मतलब मुझे तो फील होता है कि दिस इज जस्ट अ क्रिएटेड थिंग, Yeah. जो बहुत ज्यादा थोड़ा ओवर हाइप भी होता है। Yeah. आई डोंट पर्सनली लाइक इट मच, राइट. बट आई थिंक जहाँ पे हमें मौका मिल रहा है कि हम जेन्युइनली आके लोगों को हेल्प कर पाए, तो दैट आई फील वेरी लाइक अ काइंड ऑफ सपोर्टिंग थिंग, क्योंकि आई पर्सनली फेल्ट ड्यूरिंग माय जर्नी कि ऐसे जेन्युइन हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, व्हाट वी कैन डायरेक्टली लिसन फ्रॉम द टॉपर्स। Yes. एंड आई थिंक सच इनिशिएटिव्स from different coachings academies or institutions is a good thing for Yes. letting us to come in front of और the जितना aspirants. ग्रिलिंग एनवायरनमेंट में हम पढ़ाई के फोकस में रहते हैं तो थोड़ा एग्जिट भी मिलता है, Right, जो हम right. किसी की सक्सेस स्टोरीज सुनते Right, हैं, right. यू गेट इंस्पायर्ड आल्सो, Right. मोटिवेटेड आल्सो, Right. तो वो थोड़ा जरूरी भी है, Yeah, इंपॉर्टेंट sure. भी है। यू कैन Yeah. नॉट स्टडी फॉर 24 आवर्स। Completely agreed, sir. ठीक है, तो describe that feeling just before the result was about to come Yeah, and the first reaction when the result came and you saw your name in the PDF. yeah. So I think this is a very small episode. मैं उसको फटाफट डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो मैं JNU में PhD अभी रिसर्च स्टूडेंट हूँ। तो मेरा पिछला रिजल्ट भी जब आया था तब भी मैंने उसको अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के देखा था, और इस बार भी वैसा ही हुआ। तो क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप्स पे पता लग जाता है कि रिजल्ट इज हाँ, गोइंग एक टू दिन 2 दिन से पहले ही हाइप बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो बड़ा पैनिक वाला सिचुएशन हाँ, क्रिएट करता है। yes. बट स्टिल मेरे आसपास मेरे दोस्त थे इस बार भी, एंड मेरा यही आदत है कि जैसे रिजल्ट आने वाला होता है जस्ट हैंड ओवर द फोन टू देम एंड लेट देम चेक खुद द नहीं फोन। मैं देखना। एक एक करके नंबर बोलता हूँ एंड दे चेक इट। तो इस बार भी ऐसा हुआ कि मैंने फोन अपना दे दिया जैसे ही रिजल्ट आया, एंड वो जैसे जैसे एक नंबर होता जा रहा था, और उसने, मेरे दोस्त ने बस वो मेरा नाम देखते ही एकदम से चिल्लाया कि ये नाम है उसमें, और रैंक नहीं बताई थी। राइट. तो फिर फाइनली एक और दोस्त जो मेरे साथ थी, उन्होंने सेकंड पूछा पेज कि पे ही होगा आई थिंक, उन्होंने सेकंड या ना थर्ड पेज पे। हम यूजुअली सर्च कर पाते हैं ना, पीडीएफ सर्चेबल हाँ, होता है, तो हाँ, उन्होंने सर्च कंट्रोल एफ। या ओके. सो मेरी एक और फ्रेंड जो साथ में थी, उन्होंने कहा कि अरे रैंक तो बताओ। तो देन ही शाउटेड वेरी लाइक इन अ लाउड वॉइस कि 83 है। तो मतलब मैं नहीं बिलीव कर पा रहा था, Right, और उसकी एक रिएक्शन वीडियो भी है जो यूट्यूब पे वायरल भी हुई थी, मेरे एक दोस्त ने बना दी थी। हम्म. तो मतलब उसमें मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ कि मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं आया, वो जस्ट नम, क्योंकि कोई totally. एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। लास्ट ईयर का फेलियर देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि पता नहीं शायद ये इस बार फिर से वो रिपीट हो जाएगा। मतलब आई हैड नो होप्स, आई वाज Right. जस्ट प्रेइंग कि लिस्ट में कहीं भी नाम दे दो, चलेगा मुझे, एंड इट लैंडेड ऑन अ डबल डिजिट रैंक। Yeah. तो मतलब 10-15 मिनट लगे थे उस बात को डाइजेस्ट करने में, बट फाइनली आई गॉट टू बिलीव दैट कि इट हैज हैपेंड has टू मी, happened. एंड देन आई थैंक्ड एवरीवन, माय फ्रेंड्स, माय मदर। मैं उनको मिलने गया तुरंत, और फैमिली कैसे रिएक्ट करी? भगवान को बहुत ज्यादा थैंक यू बोला। फैमिली, अबाउट माय फैमिली, मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहती है दिल्ली में, बट शी वाज समवेयर, तो मैं
तुरंत ही उनको कॉल किया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग ऑन द फोन, और वो बोली कि मुझे आपके पास आना है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं, मैं ही वहाँ आता हूँ, नहीं आप आता हूँ। रुकिए। तो मैं अपने दोस्तों को लेके उनके पास पहुंचा, और मतलब इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। राइट, राइट, मतलब राइट। नो वन वाज एबल टू बिलीव, बट सब वो बहुत ज्यादा उस खुशी में भी डूब गए थे। तो मतलब हुँ। कांट बी डिस्क्राइब्ड। और आई थिंक ऐसी सारी हैप्पीनेस, शायद ऐसे बहुत कम मोमेंट्स आते हैं लाइफ में जहाँ पे लोग उस तरह से खुश हो पाते हैं। तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट हैप्पीनेस जो अभी तक राइट, मुझे एक्सपीरियंस हुई है और मेरे राइट। आसपास वालों को हुई है। तो या सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू एम्बार्क ऑन द यूपीएससी जर्नी? मतलब पहले से ये प्लान सेट था राइट। या किसी फैक्टर की वजह से या किसी इंसान की वजह से हम्म। यू केम इनटू दिस एग्जामिनेशन एक्चुअली प्रोसेस? इसके 2-3 रीज़न्स हैं। मतलब स्कूल में थोड़ा-थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो गया था 11th-12th में जब हम थे। मतलब यूजुअली हम क्या होता है, जब बचपन में ऐसे बढ़ रहे होते हैं, हर क्लास में हमारे हाँ, करियर ऑप्शंस चेंज राइट, होते हैं। राइट। कभी हम साइंटिस्ट बनते हैं, कभी हम हाँ। डॉक्टर बन जाते हैं, कभी क्रिकेट वेरी ट्रू। पसंद है तो क्रिकेटर भी या बनते हैं। तो वो मेरे साथ भी हुआ। बट फाइनली फिर जब मैं मतलब हायर सेकेंडरी में पहुँच गया था, तो मैंने ये देखा कि हाँ, सिविल सर्विसेज़ इज़ अ गुड ऑप्शन। उसके रीज़न्स बीइंग कि एक तो मेरी जो लाइफ़, मतलब हम लोगों की, मम्मी की ज़्यादा लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल रही है। आई थिंक दैट्स अ बेटर थिंग टू change everything in या my life and या also become a change factor for others, यस, क्योंकि वो सारी स्ट्रगल्स हो सकता है मैं इस फैक्टर में आके किसी और के लिए वो कम कर पाऊँ। बिल्कुल। एंड ऑल्सो इम्बाइबिंग दोज वैल्यूज फ्रॉम माई मदर, मुझे लगता है कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है उनको आगे हुँ। ऐसे ट्रांसफर करने का या उनको यूज करने का, जो वैल्यूज मुझे मिली हैं, टू हैव ए कंपैशनेट एटीट्यूड टू हेल्प अदर्स बेसिकली। यस, यस। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, और वहां से फिर वो मोटिवेशन बढ़ता गया। तो दैट वाज द बेसिक फैक्टर वेयर आई डिसाइडेड। राइट। और फाइनली मतलब अब जाके वो पूरा हो रहा है, एंड आई विश कि मैंने जो सोच के करियर ऑप्शन चूज किया है, मैं आगे उस पे खरा उतर पाऊँ। Yeah, sure. या Okay, Saksham, please tell me a brief about your background, या where you're from, या your schooling, या graduation. Yeah. So I am born and brought up in Rampur city. It's a district in western Uttar Pradesh, bordering Uttarakhand. So वहीं से ही मेरी schooling वगैरह हुई है. And मतलब I would just mention it briefly कि my father passed on very early, मतलब 2007 में, when I was just 7 years. Okay. मतलब in my first class, और मेरी दीदी भी 10th class में थी उस टाइम. तो Hmm. my mother got all the responsibilities Yeah, very soon. मतलब she had to take the leadership of our house, कि yeah, right. उनको ही अब सब आगे उनको करना ही था। हैंडल करना था। एंड शी डिड इट वेरी स्ट्रांगली। मतलब Yeah. बहुत स्ट्रेंथ उनके अंदर पता नहीं कहाँ से आई, और उन्होंने तुरंत ही उसको रोल को निभाया, और मेरे ही स्कूल में उनको ऑफर दिया गया। शी केम टू वर्क देयर, एंड लाइक my whole education was taken care of by my school. I had no tensions for my school, and I think Hmm. that was also one of the motivating factor कि मुझे कुछ अच्छा करना है। कुछ तो अच्छा करना I है। did good in school education also, like I went on to become one of the toppers also in my 12th class. So Okay. I think वो मतलब मेरी जो जर्नी थी, उसने मुझे बताया कि हाँ, कैसे मुश्किलों से आगे बढ़ के भी I can do something well. Hmm. तो मतलब मदर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल लिया, राइट उससे इंस्पिरेशन आया या कि नाउ आई आल्सो यूज हैव टू डू समथिंग या जिसकी वजह से मैं उनको हेल्प कर पाऊं या बिल्कुल उनकी उस जर्नी को आगे ले जा पाऊं। बिल्कुल। एंड दिस जर्नी वाज नॉट एट इजी एट ऑल। यस, मतलब मैं जानता हूँ कि मुझसे भी बड़ी मुश्किलें लोग झेल रहे हैं, राइट। बट सीइंग दैट अब मैं क्योंकि वो कर चुका हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ भी पॉसिबल है पॉसिबल उसमें है। करना। तो एवरीवन शुड हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड, वो फेथ। मतलब हर्डल्स आएंगे, आएंगे। नेगेटिविटीज आएंगी, बट यू नीड टू लाइक मूव वेरी फास्ट। मतलब उससे बाहर निकलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसी में अटक के रह जाएंगे, तो शायद जो आपके लिए भगवान ने व्रत रखा है, उस तक आप पहुंच ही ना पाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम मतलब वो आउट एक ऑफ इट। कहते हैं ना कि गिरना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल बट गिर के उठना इम्पोर्टेंट है। या ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल गिरता हर कोई है, बिल्कुल बट जो बिल्कुल उठ के वापस खड़ा होता है राइट और वापस से उस चीज को करना चाहता है और राइट करता है, राइट वही आगे जाता है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव वाली फॉर्च्यून बात है। फेवर्स द ब्रेव, बिल्कुल। राइट। तो मतलब स्कूल एजुकेशन खत्म करते हुए डिसाइडेड कि मुझे फर्दर एजुकेशन के लिए कानपुर मूव करना है। कानपुर में मेरी मम्मी की पूरी फैमिली है, तो दे हैव बीन अ बिग सपोर्ट सिस्टम टू अस। जब किसी ने साथ नहीं दिया, जब फादर चले गए, वहाँ की जी। फैमिली से साथ नहीं था, हम्म, तो एक तो मेरा स्कूल, मेरी बड़ी फैमिली बना, और बाद में जब मैं कानपुर आया, तो मेरी मदर साइड की फैमिली ने सारी मेरी बस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, मेरी एजुकेशन, वहाँ ग्रेजुएशन इंश्योर करी कि हम अच्छी एजुकेशन पाएँ। वहाँ से फिर ग्रेजुएशन के दौरान मैंने थोड़ी-थोड़ी तैयारी शुरू कर दी थी, बट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो 21 था, और मतलब सून आफ्टर माय ग्रेजुएशन था। आई फेल्ड एंड प्रीलिम्स दिस इन वाज योर थर्ड अटेम्प्ट। या दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। आई फेल्ड माय प्रीलिम्स, एंड आई डिसाइडेड कि अभी और बहुत करने की ज़रूरत है। तो साइमल्टेनियसली आई शिफ्टेड माय स्ट्रीम फ्रॉम साइंसेस टू आईआर, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस, टू जस्ट मतलब कि एक तो ऑप्शनल से मैथ्स या होता है, और सेकंडली मेरे को आसान लगा वो।
तो मैं जेएनयू अपना मास्टर्स करने आ गया और साथ-साथ यहाँ पे तैयारी भी शुरू करी। 2022 आई डिडंट अपीयर क्योंकि मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर 2023 बिकेम माय सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट, इसमें मैं इंटरव्यू तक गया एंड 20 मतलब आई कुड नॉट फाइनल मेक माय Final नेम list इनटू द में. लिस्ट। 2024 वाज माय थर्ड अटेम्प्ट, so this was the basic of my journey. Okay. Yeah. So your optional is PSIR. Right, How did you arrive at this conclusion that I have to go for this optional? right, और बेसिकली क्या क्राइटेरिया होना चाहिए Right. जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि विच ऑप्शनल दे शुड गो फॉर? right, right. I think मैं अपना बाद में बताऊंगा। The most basic criteria should be कि do you find the subject interesting or Yes. not। मतलब उसके बिना आप इसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, नो नो सस्टेन नहीं आई कर पाओगे. मतलब वी कांट से कि ये जर्नी कितनी लंबी होने वाली है, किसी के लिए 1 साल होगी, किसी के लिए 5-6 साल भी हो Yes, सकती yes. है। तो यू नीड टू सर्वाइव विद दैट सब्जेक्ट और वो तभी होगा जब यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। तो मैंने स्टार्ट किया था हमारा ज्योग्राफी। लास्ट पॉडकास्ट द Right. पर्सन वैभव विशाल राइट, 9th अटेम्प्ट ओके, फाइनल अटेम्प्ट सी ही या क्लियर्ड. या तो वही एक जर्नी आपको नहीं पता है इस Right. एग्जाम की कितनी लंबी होती जाएगी. बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर मतलब इंटरेस्टिंग या एंजॉयफुल नहीं होगी तो आप Right. सस्टेन नहीं करोगे. या नो वन नोज अबाउट इट। Yes. तो मैंने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी ऑप्शनल से। इट वाज जस्ट अ रैंडम डिसीजन व्हिच आई टुक क्योंकि मैं साइंसेस पढ़ रहा था ग्रेजुएशन यू में। स्टार्टेड फ्रॉम ज्योग्राफी या ऑप्शन. या आई थॉट Okay. कि मतलब साइंटिफिकली थोड़ा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो इट कैन बी मतलब मोर अंडरस्टैंडिंग फॉर हाँ, मी, हाँ, मतलब मैं yes. आसानी से कर सकता हूँ। Yes, बट yes. व्हेन आई वेंट ऑन टू डू इट, मतलब मैंने उसको करा, मतलब 50-60% किया था ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। मैं पढ़ता था थोड़ा थोड़ा, तो मुझे वो रियलाइज हो गया था कि नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा है। हम्म. एंड वन ऑफ माय टीचर्स इन माय मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, ही आल्सो हैड एक्सपीरियंस, तो ही लाइक गेव मी दिस आइडिया कि आप पीएसआर ऑप्शनल को देखो एक बार, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उन्होंने भी उससे अपियर किया और वो भी जेएनयू से ऐसे मास्टर्स करके गए थे, तो ही एडवाइज मी कि आप देख सकते हो, अच्छी ऑप्शन है, आपके हायर एजुकेशन भी चलती रहेगी साथ साथ। तो आई वेंट ऑन टू रीड दैट। मैंने बेसिक मटेरियल उसका मंगवाया वहीं घर पे ही और मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा एंड आई डेवलप माई इंटरेस्ट। फिर मेरा जेएनयू का एंट्रेंस भी उसी से क्लियर हो गया। आई डिड माई मास्टर्स, फिर मैं पीएचडी में भी एनरोल हुआ उसी के सब्जेक्ट के नॉलेज से। तो आई थिंक आई फाउंड माई इंटरेस्ट इन इट, आई कंटिन्यूड इट एज माई ऑप्शनल। मतलब मैं यही कहूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ लॉन्ग इज द सिलेबस, हाउ स्कोर्स आर गोइंग इन दैट Yes. सब्जेक्ट, मतलब ये बहुत हाँ, सारे ये बहुत मिथ है. बिल्कुल बिल्कुल कभी कोई सब्जेक्ट ज्यादा मार्क कर दिया जाता है यूपीएससी के द्वारा, कभी कम भी कर दिया जाता है, वो हमारे हाथ में हाथ में नहीं है हमारे हाथ में और है उसके कि बारे में सोच के हम डिसीजन नहीं ले सकते. बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हमें बस यही सारी चीजें मेक श्योर करनी है कि ठीक है, जो सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं उसका एक तो बेसिक मटेरियल Yes, आपको मिल जाए right. पढ़ने के लिए। और आई थिंक ज्यादा रिसर्च ना आज करना के पड़े. टाइम पे हर जगह चीज़ हर available. सब्जेक्ट के लिए है अवेलेबल, मतलब हर छोटा सब्जेक्ट जो पहले और अनफेमस मुझे ऐसा भी लगता है कि एक क्राइटेरिया ये भी होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट का जीएस के सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप कितना है, या वो क्योंकि भी अल्टीमेटली हमें सब बिल्कुल, कुछ वो कवर भी एक करना है. बड़ा फैक्टर है, बट स्टिल लाइक पीपल इन मेडिकल साइंसेज डू टेक देयर Yes, ऑप्शन इन yes, yes. मेडिकल एंड दे हैव नो हाँ, ओवरलैप विद उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, 5 साल उन्होंने इसको पढ़ा है. या एंड दे हैव इंटरेस्ट इन इट, Yes, तो yes, व्हाई नॉट right. टू गो विद इट। और Right, वो right. क्यों आके पीएसआर और या बिल्कुल नहीं, एंथ्रोपोलॉजी ये बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो मतलब यू कैन टेक दीस फैक्टर्स, योर बैकग्राउंड, योर इंटरेस्ट, योर ओवरलैपिंग थिंग, ये सारी चीजों को मैटर करते, मतलब ध्यान में रखते हुए वी शुड बी चूजिंग अवर। यस, यस. अच्छा, इसमें मुझे एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे काफी लर्नर्स जो आते हैं, जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सपोज उनको 26 में अपीयर करना है, राइट तो वो ये कहते हैं कि सर जीएस और ऑप्शनल को हम साइमल्टेनियसली मैनेज कैसे करें? राइट तो उसे कैसे करते थे, मतलब हाउ डिड यू डू इट? राइट। सो आई थिंक मैं जो मतलब इसका आइडियल वे मानता हूँ वो ये होना चाहिए, मतलब इसमें कमियां आएंगी लेकिन ऐसा होना चाहिए कि सपोज आप इस मंथ जून से स्टार्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 4-5 मंथ्स आपका फोकस होना चाहिए कि आप जीएस और ऑप्शनल को अपने एटलीस्ट एक रीड करके, कोशिश करो 2-3 रीड करके अपना नोट्स बनाओ। यस. तो मेरा बेसिक आइडिया यही होता था कि मैं दिन के एक हाफ में जीएस का एक सब्जेक्ट करूंगा और दिन के दूसरे हाफ में ऑप्शनल का करूंगा। अच्छा. तो बेसिकली 4 महीने है सपोज, तो हर एक महीना एक एक जीएस को और ऑप्शनल के एक एक पार्ट को, क्योंकि 4 पार्ट्स में होता है 1A ऑप्शनल 1B कंटिन्यू करो. या 1A 1B 2A 2B। तो Yes. ऐसे एक एक महीना देके हर एक ऑप्शनल के पार्ट को आप 4-5 महीने में जीएस और Cover ऑप्शनल कर सकते हो. साइमल्टेनियसली कर सकते हो। इससे होगा क्या कि एक तो 2 चीजें साथ-साथ चल रही हैं। थोड़ा दूसरा डाइवर्सिटी रहेगी. दूसरा मुझे बोरिंग लगता था कि मैं एक ही सब्जेक्ट Yes, yes, सारे yes. जीएस के एक साथ होता है, सबके साथ होता तो है. मेरा यही होता था कि मैं दिन के 3 हाफ्स रखता था, एक में न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स, एक में जीएस का एक पार्ट और एक में ऑप्शनल का पार्ट। तो इस तरह से यू कैन गो विद इट, मतलब आपके ऑफ कोर्स कुछ सब्जेक्ट छूट जाएंगे, मतलब 100% तो कभी नहीं होने वाला कि आप सोच लो नवंबर दिसंबर तक पूरा सिलेबस हो जाएगा, वैसा शायद ही हो पाए। यूजुअली हमारे में हम ज्यादा पढ़ देते हैं या कई बार right, गैप्स right. भी आते हैं, तो दैट इज वेरी नॉर्मल। बट आई थिंक एन आइडियल टारगेट शुड बी टू कंप्लीट इट साइमल्टेनियसली इन द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स, टेकिंग एवरीथिंग ऑफ मेंस इनटू अकाउंट, मतलब पीवाईक्यू से लेके यस, 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 यस. क्योंकि
अगर यहाँ पे आप मेंस नहीं करोगे दिसंबर Right, तक right. तो सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करके आप 3 महीने में नहीं कर सकते, possible है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। आई थिंक दिस वाज द मेजर इशू व्हिच आई फेस्ड इन माय 2023 मेंस, क्योंकि मेरे कुछ पोर्शंस छूटे हुए थे, जैसे एथिक्स मैंने उसी दौरान खत्म किया, ओके, छोटे-मोटे सब्जेक्ट्स जो होते हैं इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह वो मैंने हम्म। उसी टाइम किया, तो उसमें टाइम तो जाता है, मतलब हो जाता है। आई क्लियर्ड द मेंस दैट टाइम, बट आई क्लियर्ड इट ऑन मार्जिन्स, मार्जिन्स, मतलब कट ऑफ से 22-23 नंबर ऊपर किया यस था, यस, और दैट ओनली बिकम्स अ प्रॉब्लम आपको फाइनल लिस्ट में फाइनल वो लिस्ट में। नहीं आने एंड देते। अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स, राइट, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बेटर है कि जब भी आप पहला अटेम्प्ट या देने या बेस्ट अटेम्प्ट देने जाओ तो बिल्कुल। यू शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर मेंस हाँ, आल्सो हाँ, कंप्लीटली, हाँ, हाँ, क्योंकि आई ऑलवेज से कि वो जो 3 महीने होते हैं वो सिर्फ रिगरस प्रैक्टिस के होते हैं, बिल्कुल, उसमें यू कैन नॉट डू न्यू थिंग्स। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर करने की कोशिश करोगे तो ऐसे ही होगा कि कुछ ना कुछ निग्लेक्ट होगा, कुछ ओवरलैप बिल्कुल, होगा, बिल्कुल, और इवन इफ यू विल क्लियर जस्ट ऑन द मार्जिन्स एंड फाइनली बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो 24 वाले मेंस में मेरे को थोड़ी-सी यही एडवांटेज थी कि मेरे कुछ चीज़ें हुई थी, कुछ वैल्यू एडिशंस करने थे, वो तो हमेशा ही होते हैं। वो तो लाइक हमेशा वो होते हैं, वो बिल्कुल, करना वो पड़ेगा तो करना ही कॉन्स्टेंटली। पड़ेगा, मतलब कॉन्स्टेंटली आपको अपने नोट्स रिवाइज़ करने पड़ेंगे। रिवाइज़ का मतलब है कि नई चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसमें वैल्यू एडिशंस करने पड़ेंगे, करंट अफेयर्स ऐड करने पड़ेंगे। वो 24 वाले अटेम्प्ट में भी मुझे करने पड़ा, उसमें अच्छा खासा समय जाएगा। बट यू हैव इनफ टाइम टू रिवाइज़ दोज़ एज़ वेल एज़ प्रैक्टिस देम। प्रैक्टिस, तो मतलब यही फ़र्क है 23 और 24 के मेंस में। आई थिंक दैट वाज़ द फैक्टर कि मैं अपना स्कोर 57 मार्क्स से इम्प्रूव कर इम्प्रूव कर पाया पाए, मेंस में, 730 टू 787। या तो मतलब ये सारी चीज़ें डज़ हेल्प, एंड आई थिंक 2023 में भी वो हो सकता था अगर मैं पहले से मेंस रेडी होता। राइट। तो येस, दैट डज़ मैटर्स अ लॉट। सो यू टॉक्ड अबाउट न्यूज़पेपर रीडिंग, या, कितना इम्पोर्टेंट है या, to read the newspaper and to make notes out of it and to use it in the mains answers, या। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम इसकी जगह कोई यूट्यूब एनालिसिस देख हुँ, लें हुँ, हुँ, या मैगजीन रेफर कर लें, हुँ, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि यार अगर आपको करना भी है तो आप उसको साथ में कर सकते हो, हुँ, दोनों चीजें करो अगर आपको फोमो हो रहा है, राइट, बट डोंट स्किप न्यूज़पेपर, राइट, न्यूज़पेपर रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। राइट। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? या, सो आई कंप्लीटली एग्री विद यू सर। मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट अगेन मैं हर बार बड़ा ऑनेस्टली आंसर देता हूँ कि मैं मतलब उसको कॉन्टिन्यूअसली नहीं फॉलो कर पा रहा था, राइट, स्पेशली मेंस और प्रीलिम्स में। बट आई फील इट वेरी स्ट्रांगली कि करना चाहिए, करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए, बिकॉज इसके 2-3 फायदे होंगे। एक तो जो सब आपने मेंशन किया कि हमारे नोट्स में वैल्यू एडिशंस हो सकते हैं, हमारे करंट अफेयर्स अपडेट्स होंगे। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, वो आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो एंड अवेयरनेस डेवलप करते हो, एंड दैट हेल्प्स यू डिटरमाइन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर स्टैटिक पार्ट एज वेल। यस, क्योंकि लेट मी टेक एन एग्जांपल, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का Right. टॉपिक आ रहा है, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का टॉपिक स्टैटिक से आपको उठा के पढ़ना पड़ेगा। और इस बार मेंस में सवाल आया भी था, पहला ही सवाल था जीएस2 में, एज फार एज आई रिमेंबर यही सवाल था। यस यस, तो पूरा साल वन नेशन वन इलेक्शन चला है, अगर आपने वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके उसको स्टैटिक से प्रिपेयर नहीं किया, तो आई थिंक यू हैव मिस्ड ऑन दैट। राइट राइट। अब ये सारी चीजें ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और ये सब कवर करेंगे, यूट्यूब एनालिसिस वीडियोस भी करेंगे, बट एक बार अपने आप आपने अगर करके, न्यूज़पेपर से आपने वो पढ़ के खत्म कर दिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, तो आई थिंक यू आर डन ऑन इट। यस, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि लगातार न्यूज़पेपर के कांटेक्ट में अगर आप रहेंगे, तो यू आर वेल अवेयर, और आपकी रीडिंग एबिलिटी भी बढ़ती है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज होती है जो आपको एस्से में हेल्प करेगी। बिल्कुल, ठीक है, कई बार अच्छे एनेक्डोट्स मिल जाते हैं, स्टोरी लाइन मिल जाती है, राइट राइट, कोई ऐसे क्राफ्टेड आपको ऑब्जर्वेशंस मिल जाते हैं जो आप इंट्रो कंक्लूजन में डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बिल्कुल उसके लिए बट बेनिफिशियल। वी नीड टू बी वेरी कॉशियस हियर कि हम हर छोटी माइन्यूट डिटेल्स के पीछे ना भागें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। आई थिंक 1 hour टाइम इज इनफ टू बी गिवन टू न्यूज़पेपर। और जब और वो एग्जाम, मैं भी वही सजेस्ट करता हूँ कि अपनी प्रायोरिटी आप डिसाइड करो जो सिलेबस में मेंशन्ड बिल्कुल है। बिल्कुल, सिलेबस शुड ऑलवेज बी ऑन योर टेबल, सिलेबस में मेंशन्ड है, उससे रिलेटेड न्यूज आई है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। राइट राइट। और जैसे जैसे एग्जाम करीब आए, आपको उसका टाइम अपने हिसाब से चेंज वो करना क्यूरेट पड़ेगा। करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि न्यूज़पेपर में ज्यादा समय जा रहा है, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू शिफ्ट टू Yes. द मैगजीन, Right, क्योंकि right. वो उसका ही क्रक्स है। वी हैव टू एम्फसाइज इट बट बिल्कुल। नॉट ओवर एम्फसाइज। या एंड मतलब इंटरव्यू स्टेज में तो इट्स लाइक आवर बाइबल, न्यूज़पेपर बिकम्स द बाइबल, बिल्कुल उसको छोड़ा ही नहीं जा नहीं जा सकता। तो इंटरव्यू दोनों स्टेजेस में मैंने बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, एनालिसिस वीडियोस वगैरह जितना भी हो सकता था, बट वी नीड टू डू इट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल। राइट राइट। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका, साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन,
40 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी IS, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। Okay, Saksham, let's come to the first stage, prelims. Yeah, You also faced one failure. yeah, ठीक है, you cleared 2 out of 3. yeah, But जो वो failure आया, Hmm. prelims is a dicey stage, Right. it's unpredictable. right, उसे कैसे approach किया, मतलब what was your approach towards prelims? right, And how much time you think should be given to the prelims specifically? right. सो मैं अगेन अपनी स्ट्रैटेजी और आइडियल स्ट्रैटेजी को डिफरेंशिएट करके यहाँ बताऊंगा, जो फॉलो होनी चाहिए, जो मैंने करा उसको अलग अलग बताऊंगा। 2021 मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स का अटेम्प्ट था एंड इट वाज सून आफ्टर माय ग्रेजुएशन। मतलब मैं पिछले 1 साल से पढ़ तो रहा था, लेकिन वो उतना गाइडेड पढ़ाई नहीं थी, मैं कॉन्फिडेंट था भी नहीं। तो आई थिंक इट वाज अ फेलियर बिकॉज ऑफ मी ओनली, मतलब मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था और आई वाज अंडर प्रिपेयर्ड। तो दैट वाज द इशू व्हिच आई मतलब दैट वाज द मिस्टेक आई डिड कि मैं अंडर प्रिपेयर्ड था। मैं जाके देख के आया, देना ही था एनीवेज, तो मैं देख के आया और मेरे को मेरी गलतियां पता थी कि मैंने रिवीजन नहीं किया, मैंने सब्जेक्ट्स ही ढंग से कवर नहीं किए, तो वो तो नहीं होना बनता था। बिल्कुल, मतलब 8 नंबर कम था कट ऑफ से, लेकिन फिर भी नहीं होना बनता था। 22 वाले में देना था, बट मैं फिर से अंडर कॉन्फिडेंट था। मेरा मास्टर्स जस्ट स्टार्ट हुआ था, तो आई कुड नॉट मैनेज टाइम। फिर उसके बाद से मतलब जुलाई अगस्त से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो व्हाट आई वाज डूइंग इज, मतलब ज्यादातर ध्यान तो मेंस के नोट्स में था, लेकिन साथ साथ प्रीलिम्स की चीजें भी कवर हो रही थी। तो आइडियली व्हाट यू शुड बी डूइंग कि फॉर एग्जांपल अगेन उसी बात पे आता हूँ, जून में अगर आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, जो ओवरलैप करते हैं विद प्रीलिम्स, तो जब आप उसकी मेंस के चीजें कर रहे हैं, तो वो साथ साथ आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी हो रही है। मतलब हमें रियलाइज नहीं होता है, लेकिन हो रही होती है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप थोड़े से सेक्शनल्स उठा लीजिए और PYQs देख लीजिए। जैसे आपने पॉलिटी का कुछ टॉपिक खत्म किया, उस टॉपिक के PYQs करिए और साथ में सेक्शनल भी लगा लीजिए। तो दिस हेल्प्स यू टू एनालाइज योरसेल्फ कि कितनी लेवल की प्रिपरेशन है और क्या गैप है। बिल्कुल, तो ये कोर सब्जेक्ट्स तो आपके खत्म ही हो जाएंगे मेंस के साथ साथ, है ना। मतलब पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स तो ओवरलैपिंग ही है। इट गेट्स कंप्लीटेड अंटिल यू कंप्लीट योर मेंस। फिर जब आप जनवरी से, मतलब आइडियली यही होना चाहिए जनवरी फरवरी, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन कि आपका पहला प्रीलिम्स है तो आप जनवरी में शिफ्ट कर जाओ। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो फरवरी तक का टाइम मेंस को दे दो। तो वो आपकी प्रिपरेशन लेवल के उस हिसाब से आप शिफ्ट करो और फिर वो वाले टॉपिक्स लाइक आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल, इनको थोड़ा थोड़ा आप कवर करो एंड उसके भी अगेन मतलब PYQs सेक्शनल्स लगा के एंड फिर फाइनली मूव ऑन करो फुल लेंथ टेस्ट की तरफ। तो आई थिंक दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी। मतलब मैं इसको आइडियली तो नहीं फॉलो कर पाया, 24 में तो बिल्कुल नहीं कर पाया क्योंकि 23 का फेलियर था, 1 महीना वेस्ट किया उसमें मैंने। फिर जितना 15-20 दिन पढ़ पाया उसकी तैयारी के बेसिस पे मैं वो एग्जाम देने गया था। आई डिडंट इवन वांट टू अपीयर, बट मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने मुझे मोटिवेट किया कि जाके देख आओ, जो होगा देखा जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द अटेम्प्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ जिस वजह से। तो इट्स अ गेम ऑफ लक आल्सो, वेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो 2 घंटे आपके हैं या नहीं। बट 23 वाले अटेम्प्ट में मैंने काफी हद तक ये चीजें करी थी जो इससे पहले मैंने बोली। And I think that's the way which will help you to clear the prelims. Yes. Yeah. So what was your strategy of attempting the paper? Like कितने iterations में करते थे? या पहले से decide कर रखा था कि how many questions would you attempt? या generally तीनों attempt में कितने questions you attempted? तो 2021 का तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं उसका वो नहीं दे सकता। 2023 में पेपर आपको पता है कैसा आएगा? Yes, most unorthodox paper. तो only 1, only 2. 2023 में वो एक बहुत शॉकिंग पैटर्न था। तो मैं मतलब सोच के तो गया था कि 80-85 तक मैं मॉक्स में कर रहा था, उतनी करूंगा। आई डिड 73 क्वेश्चंस ओनली। हाँ, मतलब GS1 में और CSAT में तो और भी ज्यादा वो था, क्योंकि CSAT पे आएंगे अभी। ठीक है, उसके बाद आते हैं। तो GS1 में आई डिड 73 क्वेश्चंस एंड आई थिंक कि उस पेपर के लिए लो अटेम्प्ट करना ही ज्यादा ठीक है, क्योंकि वो एक नेगेटिव्स हाई थे उसमें। हाँ, मतलब वो एक ट्रैप सा था आपके लिए कि आप अटेम्प्ट तो हो गए ज्यादा करने के लिए कि आपको ऐसे अड़ जाएगी कि और कर, क्योंकि एलिमिनेशन हो नहीं रहा था उसमें। हाँ, और मैंने मतलब उसको कंफर्टेबली कट ऑफ के ऊपर क्लियर किया। 84 मार्क्स थे मेरे, 75 वाज द कट ऑफ, राइट। हाँ, मतलब डर तो था बहुत ज्यादा, बट कम थे अटेम्प्ट थे। तो मतलब मेरा यही रहता है कि आई बेस माय अटेम्प्ट नंबर बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ पेपर। और मैं आइटरेशंस के हिसाब से करता हूँ। फर्स्ट आइटरेशन में वेयर माय लॉजिक इज वर्किंग एंड द अदर थिंग इज जिस क्वेश्चंस में मैं श्योर हूँ। तो 2 चीजों के साथ मैं जाता हूँ, जहां मेरी एक तो गट फीलिंग कह रही होती है, क्योंकि गट वाले इसलिए करने जरूरी है क्योंकि आप जब ज्यादा सोचते हो तो गलत करने की तरफ जाते हो। मैं उस पे भी आता हूँ अभी कि कैलकुलेटेड रिस्क, इंटेलिजेंट गेसिंग, ये कैसे करना है। हाँ, मैं अभी बताऊंगा। तो फर्स्ट आइटरेशन में वैसे ही होता था। सेकंड आइटरेशन में वेयर आई एम 50-50 श्योर, अगर थर्ड आइटरेशन की जरूरत है तो ही वो करता था।
एंड 2024 वाले पेपर में अगेन आई वाज एज आई सेड कि मैंने कम रिवीजन किया था, बट स्टिल आई मतलब पेपर का लेवल देखते हुए मैंने 87 क्वेश्चंस किए थे। 87 या हाँ, एंड मतलब लोगों ने उसमें 98 99 भी किए थे, हाँ क्योंकि वो पेपर का क्योंकि लेवल वैसा था। 2023 के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल था बट आई डिड 87 या और मेरा मतलब कट ऑफ जब मैंने अभी देखी फॉरेस्ट के बाद तो 88 मार्क्स थे, तो मतलब वही जस्ट अबव द कट ऑफ वाली बात 87 वाज द कट ऑफ या 87.98 थी, और मेरे मतलब 88 थे। मतलब मैं यूजुअली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ, या लेकिन फिर भी मैंने उसको जनरल से क्लियर कर लिया था। यस यस एक क्वेश्चन इधर उधर होता था, हाँ वेरी यस रिस्की गेम, मैं यहाँ नहीं या होता शायद। तो अगेन बहुत ज्यादा राइट लक फैक्टर काम करता है, आई ट्रूली बिलीव इन दैट, बट स्टिल तो मैंने वो अगेन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पेपर एंड माय इटरेशंस की फर्स्ट श्योर वाले इटरेशन में कितने या हो चुके हैं, अब कितना रिस्क लेने की जरूरत है, तो उस सब पे बेस्ड होता है वो। तो दिस वाज द बेसिक आइडिया। बाकी जो आपके फर्दर सवाल होंगे मैं उस वो हिसाब से बताऊंगा। जो मैंने पूछा था कि कोई क्वेश्चन को अप्रोच करना राइट जब आपको एग्जैक्टली उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है राइट राइट बट यू आर अटेम्प्टिंग इट राइट तो वो कैलकुलेटेड रिस्क हाँ या इंटेलिजेंट गेसिंग हाँ कैसे हाँ करना हाँ था फॉर एग्जाम्पल मतलब एक क्वेश्चन मुझे इसमें याद आ रहा है, 24 वाले पेपर में ही था कुछ फिग, और उसका क्वेश्चन था या सिलिकॉन वाला कि किस कौन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या ऐसा कुछ क्वेश्चन हाँ था। था तो अब उसमें दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए थे, एक सिल्कवार्म बचा था, एक फिग बचा था। बट वो पहले ही राउंड में मेरा ऐसा गट फीलिंग कह रहा था कि फिग होना चाहिए आंसर, क्योंकि मैंने शायद कभी कुछ ऐसा रीडिंग में पढ़ा था, या वो वैसी वाली बुक वो सबकॉन्शियस माइंड से एक इन्फॉर्मेशन आती है प्रोग्राम देख रहा था। हाँ तो हाँ वो ऐसा होता है कि आपके पेरिफेरल नॉलेज में कई बार कहीं ना कोई कहीं चीज आती होती है है और वो अंदर से कह रहा होता है कि नहीं यही और आंसर। फर्स्ट इंस्टिंक्ट ज्यादातर हाँ, बट 99% सही होती है सही मेरे साथ तो वही काम बिल्कुल करता है। बिल्कुल तो फर्स्ट राउंड में मैंने उस पे ही फिग मतलब मार दिया था। यूजुअली हम फर्स्ट राउंड पे वो क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम 100% 100% श्योर श्योर होते हैं। होते हैं बट आई वुड एडवाइज कि ऐसे क्वेश्चंस भी कर लेना ठीक है, क्योंकि सेकंड राउंड में एक तो आप बहुत आप ज्यादा प्रेशर में हाँ होते और हो, ज्यादा सोचोगे बिल्कुल ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा मिस्टेक्स करने की जरूरत होगी, राइट यू राइट बिकम वेरी मतलब ऐसे आप ज्यादा सोचते हो तो गड़बड़ी करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत हाँ लॉजिक लगा लेते हैं हम। मेरा भी एक्चुअली यही सीन था हाँ मैं यहाँ पे सुनता हूँ लोग कहते हैं कि फर्स्ट आइटरेशन में 25-30 क्वेश्चंस किए हाँ हाँ मैं फर्स्ट इटरेशन में ही 50-60 करता था अच्छा अच्छा क्योंकि हाँ मुझे लगता था कि वो जो उस समय इंस्टिंक्ट आ रही है ना हाँ फर्स्ट इंस्टिंक्ट हाँ हाँ इट इज मोस्टली करेक्ट हाँ हाँ तो जो परफेक्टली आते हैं वो हाँ तो करता ही था राइट और ये जो अच्छी इंस्टिंक्ट जिसमें आ रही राइट थी राइट वो भी मैं राइट अटेम्प्ट कर राइट देता था राइट तो 50-60 तक तो सर आई एम नॉट ऑन टू दैट लेवल, बट मैं मतलब ऐसे 30-35-40 तक पहुंच पाता था 24 वाले अटेम्प्ट में। 23 में तो कम ही रहेंगे। हम्म मतलब थोड़ा डर भी होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो जितना हो सके मतलब अगर आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है तो उस पे जाइए, या बाकी श्योर वाले क्वेश्चंस करने हैं। और मतलब लॉजिकल गेसिंग बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। होगा ही नहीं उसके बिना बिल्कुल नहीं होगा, शायद ही कट ऑफ कोई क्लियर कर पाए, कोई बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होगा जो कर देगा कि 60 के 60 क्वेश्चन उसके ठीक हो जा रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं दैट्स नॉट पॉसिबल Yeah. इवन। तो यू नीड टू यूज योर लॉजिक, इंस्टिंक्ट, पेरिफेरल नॉलेज। मतलब एक बार वो हुआ था कि 23 वाले अटेम्प्ट में या किसी में 21 वाले में आया था पेपर कि गोवा में कोई चर्च है और वो वैसा उसका एक था। हाँ तो हाँ आई रिमेम्बर कि मैं एक बार गोवा गया था और मैं उस चर्च में विजिट भी किया था और visit वहां किया पे वो था मैंने पढ़ा था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द Yeah. थिंग्स, मतलब जो आप विजिट कर रहे हो। कई बार वो हम देखते हैं कि किट कैट के रैपर्स से भी हाँ वो हाँ कहते हैं कि हाँ उससे सवाल आ जाते हैं। तो हाँ चंद्रभागा मतलब बीच वाला या इट हैपेंस, मतलब इट रियली हैपेंस। सो मतलब आप जब अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी हो ना, तो आपके दिमाग में वो सब चल रहा होना चाहिए। मतलब ऐसी अच्छी बात तो नहीं है कि आप अपने चिल टाइम में कॉमन भी पढ़ाई सेंस की भी बातें लगाओ सोच रहे हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन एज वेल कि आप अपनी वो सब ऐसे इंस्टिंक्ट को डेवलप करो, अपने एप्टीट्यूड को डेवलप करो, जो पेपर के लिए एप्टीट्यूड एंड चाहिए। यूज योर कॉमन सेंस या इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो उस मोमेंट पे। यस अब यस वो अगर वेरी सही इंपॉर्टेंट होना होगा तो हो ही जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं। नहीं होगा बिल्कुल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट सीसैट या कैसे अप्रोच किया था हाँ हाँ ठीक है जैसे कि जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हाँ होते हैं हाँ या तो उनके लिए इतना इशू नहीं होता है बट राइट अभी बहुत बड़ा रोड ब्लॉक बन चुका है राइट काफी लोगों के लिए राइट राइट ठीक है यू फॉर्चुनेटली डिड नॉट फेल राइट एनी राइट फेस एनी राइट फेलियर इन हाँ दैट आपने कैसे अप्रोच किया था उसको सी मतलब मैं भी उनमें से एक हूँ जो अपनी मैथ्स रीजनिंग पे विश्वास करके सीसैट का पेपर देने जाता हूँ। 2021 में भी बिना किसी तैयारी से गया था, सीसैट क्लियर हुआ था। 2023 में जब गया था तो भी वैसे ही गया था। मतलब व्हाट आई यूजुअली डू इज कि मैं कुछ पीवाईक्यूज उठाता था और उनको सॉल्व कर लेता था। और मतलब ऐसा नहीं है कि वो एसएससी वाली ट्रिक से करता था, या जो मेरी नॉर्मल नॉर्म एप्टीट्यूड है टुवर्ड्स मैथ्स, जो मैंने 12th और ग्रेजुएशन में सॉल्व किया। मतलब आई यूजुअली फाइंड मैथ्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो मुझे वो पसंद था।
तो मैं उसी के बेसिस पे प्रैक्टिस करता था और पेपर देने चला जाता था। आई रिमेंबर 2023 वाले पेपर से पहले एक बार मुझे ऐसे फियर आया, यार मैंने ज़्यादा ऐसे अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं रख लिया, तो मैंने 2 दिन पहले 22 वाला पेपर उठाया और उसको ऐसे ही सॉल्व कर दिया, तो उसमें 100 प्लस मार्क्स आ रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है चलो ठीक लेवल है। तो ठीक है। हम्म। अब 23 वाला पेपर आया तो मेरी नॉर्मल अप्रोच यही रहती थी कि पहले मैथ्स रीजनिंग करेंगे और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। यूजुअली उसी में ही मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाती थी मैथ्स रीजनिंग में। लेकिन 23 का पेपर तो मतलब वाज समथिंग एल्स। मैंने यस। मतलब आई थिंक मैंने 1 सवा घंटे बाद ये बात रियलाइज करी कि मैं क्वेश्चंस में लगा हुआ हूँ वो और हो नहीं रहा है। आधे तक हो जा रहे हैं, उसके बाद आंसर नहीं निकल Right. रहा है और शायद सवा घंटे में सिर्फ 22 क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हुए थे। ओके। अब आपको 27 नेट तो ठीक करने होते हैं सीसेट की। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब आई वाज सो स्केयर्ड एट दैट टाइम कि अब क्या होने वाला है। तो मतलब मैंने जितने हो सके शायद 23, 24, 25 तक वो करे और फिर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तक सीख शिफ्ट गए। किया। अब 2 घंटे खत्म, अब उस टाइम पे एक तो आप इतने पैनिक भी कर रहे होते हो कि गलत होने के यस चांसेस यस ज़्यादा है। यस बिल्कुल। भले ही सही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उस टाइम आसान थे, लेकिन मैं अपने लास्ट के आधे घंटे में उसमें पहुंचा था। पैनिक कर रहे थे। तो अब वो सिचुएशन वही होती है कि आप कितने काम रह पाते हो। तो मैंने शायद 13-14 क्वेश्चंस और करे एंड मतलब बिलीव मी मैंने सिर्फ 39 क्वेश्चंस उस पेपर में अटेम्प्ट किए थे। दैट्स 23 में। हाँ, And you- 23 में 39 क्वेश्चन सीसैट के, तो मेरी तो उसी से ही मैं बहुत ज्यादा स्केयर्ड था कि ये शायद क्लियर ही नहीं क्लियर होना हो है। पाए। हाँ। 39 क्वेश्चंस में अगर 6 क्वेश्चन से ज्यादा गलत होते 6-7 से तो आई वाज आउट। यस। और आई थिंक लकीली जब वो रिजल्ट आया मैंने क्लियर किया और फिर जब मैंने फाइनल अपना स्कोर कार्ड देखा तो आई वाज एट 77 मार्क्स ओके। 39 क्वेश्चंस में भी। तो आई थिंक सिर्फ 5-6 ही गलत हुए होंगे, उस वजह से वो बन गया। राइट राइट। तो मतलब एक्यूरेसी ठीक थी, जो मेरा मतलब अगेन लक ठीक था, तो उसमें तो 39 क्वेश्चंस। तो आई वुड एडवाइस कि आप पेपर देख के अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, अपने मैथ्स रीजनिंग जिसका भी हाँ स्ट्रॉन्ग आपका पार्ट जो है। स्ट्रांग है बिल्कुल, वो तो ठीक बात है, आपका होगा, लेकिन आपको पेपर के लेवल के हिसाब से स्ट्रैटेजी को चेंज करना बड़ा करना ज़रूरी है। पड़ेगा। अगर मैं उस टाइम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पहले कर लेता, वो आसान थे उस साल के पेपर में, हाँ तो आई थिंक मेरे और ज़्यादा नंबर आते। यस क्लियर यस तो हो गया था, राइट बट बहुत मतलब दिक्कत वाली और सिचुएशन में ये जाके भी एक हुआ था। इम्पोर्टेंट होता है कि किसी क्वेश्चंस में डोंट गेट स्टक। या अगर वो बिल्कुल, फंस गया है बिल्कुल, तो डोंट इन्वेस्ट मच टाइम, बिल्कुल। क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू गेट टू 66.66 ओनली। राइट, राइट, ठीक है, राइट। तो एटलीस्ट ऐसा ना हो कि 20-25 क्वेश्चन आप देख ही ना पाओ बिल्कुल, और बिल्कुल। किसी एक क्वेश्चन में आप 10-15 मिनट लगा दो अपने। बिल्कुल। एंड 24 वाले पेपर में तो इट वाज एट अ स्लाइटली ईजियर लेवल। मैंने यस 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, अभी मेरा स्कोर कार्ड आया तो आई गॉट 102 इन इट, तो वो तो या कंफर्टेबल वो था तो मेरे लिए। कंफर्टेबली था। बट स्टिल मैं ये कहूंगा, मतलब मेरा एडवाइस देने का यही तरीका है सीसैट की प्रिपरेशन के लिए कि अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग कमजोर है तो आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएं, उसको सॉल्व करें एंड उसमें से आइडेंटिफाई करें कि किस एरियाज में आपकी प्रॉब्लम है एंड उन एरियाज को जाके नॉर्मल यूट्यूब की वीडियो से यस पढ़ यस के फिर पीवाईक्यूज लगा लें, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ फुल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसमें 70-80 क्लासेस हैं। आई थिंक दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम और उतनी हमें जरूरत भी नहीं होती है। तो आई वुड एडवाइस, मैं हमेशा सबको ऐसी बोलता हूँ कि जिस पीवाईक्यू सॉल्व करिए, आपको पता लग जाएगा आपका वीक एरिया क्या या है। उसकी क्लासेस आप यूट्यूब से फ्रीली कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पहले निकाल रखे हैं। डायग्नोज करो अपनी हाँ, प्रॉब्लम को, फिर उसको बिल्कुल, एड्रेस करो। बिल्कुल उसको एड्रेस करो और फिर पीवाईक्यूज लगा लो, पता लग जाएगा कि इंप्रूवमेंट है। तो Okay. दैट्स अ क्लियर कट स्ट्रैटेजी फॉर Right, सीसैट right. अकॉर्डिंग टू That has given much clarity. या So let's come to the mains part. या That what gets you a rank. हाँ ठीक है, तो मेंस का जो सिलेबस है Right. यूपीएससी ने बहुत डिफाइंड और प्रिसाइज सिलेबस दिया हुआ है, Right. जीएस 1 2 3 4 Right, ऑप्शन right. में। तो उस सिलेबस को कैसे कवर किया था? मतलब यू मेड योर ओन नोट्स और Right. यू यूज द टॉपर्स कॉपीज और Right. नोट्स फ्रॉम दैट, राइट एंड हाउ डिड यू कवर इट? राइट सो मतलब करना तो बहुत कुछ था। आई थिंक आज भी मुझे लगता है कि बहुत और कुछ किया जा सकता था, बहुत सारी स्कोप चीजें हमेशा रहेगा। मन करने का था, लेकिन समय नहीं था। राइट। तो जैसे मैंने बताया कि आइडियल स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए वो आप ये 4-5 महीने जो दे रहे हैं इसमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और नोट्स अपने बनाना बहुत ज्यादा जरूरी बहुत है। जरूरी है। मैंने ऑप्शनल के लगभग 80-90% के टॉपिक्स के अपने नोट्स बना दिए होंगे। लास्ट में आते आते थोड़ी लिथार्जी आ जाती है, तो फिर वो टॉपर्स के नोट्स में डायरेक्टली मार्क करके Mark कर मैंने लिए। यूज कर लिया। ऐसे ही जीएस का भी है, मतलब 24 के अटेम्प्ट तक आते आते मेरे पास हर टॉपिक के मेरे नोट्स तैयार हैं। मैं आगे उसको शेयर भी करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। बट आई वुड से कि आपको भी बहुत जरूरी है कि आप लोग वो क्लास नोट्स तो आपके पास होंगे, मतलब वो 500 पेजेस का Yes, कंपाइलेशन yes, होगा जो आप yes. क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। बट इसको अपने नोट्स में कन्वर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो 500 को आप 100 बनाएं, 100 को फिर 50 बनाएं। वो वही रिवाइज होगा। आइटरेशंस में Right, होगा। yes, हाँ, yes. मतलब मुझे याद है 24 वाले अटेम्प्ट में तो जो वो 5 दिन का गैप था ऑप्शनल में, उसमें मैंने मेरे जो 150-200 पेजेस के ऑप्शनल के नोट्स थे उसको भी डायरी में ऐसा कर लिया था कि मैं जब मेंस के सेंटर बाहर तो वो डायरी फटाफट ऐसे घूम के कीवर्ड्स दिमाग में रह जाए। यस यस तो यस। आपको इस लेवल पे मेंस में जाना पड़ेगा, तभी आई थिंक वो जो 7-9 दिन का पीरियड है उसमें आप चीजों को याद कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली टॉकिंग अबाउट कि मेंस में कैसे परफॉर्म करना है, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आई वाज कमिंग ऑन टू दैट हाँ। कि आंसर राइटिंग
कैसे शुरू की, कैसे इवॉल्व हुई? बिल्कुल, मैं इसमें बहुत ही ऐसे लेज़ी पर्सन रहा हूँ, बहुत डर वाला पर्सन रहा हूँ। मतलब 23 वाले अटेम्प्ट के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जॉइन कर ली थी अगस्त 2022 में, बट वो 50 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ थी और मैंने शायद 6-7 दिए होंगे टिल दिसंबर। यस, तो मुझे इतना डर लगता था आंसर राइटिंग से, मेरा इनर्शिया जा ही नहीं रहा था। यस, यस। और उन टेस्ट में भी जब मैं जाता था, यहीं करोल बाग आता था, तो शायद साढ़े 3-4 घंटे में 12-13 क्वेश्चंस लिखता था और उतने से मुझे हो जाता था कि ठीक है, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। ठीक है? तो ये मेरा स्टार्ट था आंसर राइटिंग का विद नो पीवाईक्यूज़ रिटन, नथिंग। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़ भले ही ना जॉइन करें, लेकिन जब आप मेंस की तैयारी शुरू कर रहे हैं, प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग पीवाईक्यूज़, PYQs, बहुत ज़्यादा यस, ज़रूरी है। यस। ये मैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी गलतियाँ दोनों से बता रहा हूँ। तो आई डोंट वांट कि पीपल शुड रिपीट इट और फिर उनको 1-2 और अटेम्प्ट्स लगे मेंस को क्लियर करने में या और पीवाईक्यू आपका इनर्शिया तोड़ने में भी हेल्प बहुत करेंगे। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट राइटिंग परफेक्ट आंसर्स ऑन डे 1, या इट्स अबाउट राइटिंग, यस, इट्स अबाउट you स्टार्टिंग, just need to इनिशिएशन। start, just यस, need to start, remove that inertia, very या very important। और मतलब स्टार्ट आप करोगे तो बहुत गंदा आंसर लिखोगे, बहुत believe गंदा me, लिखोगे। मैंने भी बहुत गंदा लिखा था। हाँ, हर कोई लिखता है। मेरे पहले दो आई डोंट बिलीव इन गेटिंग दीज इवैल्यूएशन स्कोर्स जो यहाँ टेस्ट सीरीज से मिलते हैं, बट स्टिल मुझे 40 नंबर आए थे मेरे पहले टेस्ट में, मुझे ओके। आज भी याद है। तो अब शायद वो 20 के भी डिजर्विंग नहीं थी, मैंने ऐसे आंसर्स लिखे थे जो मेरा पहला टेस्ट था। तो मतलब आपको स्टार्ट करना जरूरी है और इवैल्यूएशन, मुझे लगता है सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत वो जरूरी है। बहुत जरूरी एक है। तो अंदर से आपको अपना इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, दूसरा जब आप पीवाईक्यूज लिख रहे हैं तो बहुत आसान कर दिया टेक्नोलॉजी ने। आप बस गूगल करिए, 3-4 कोचिंग यस, अकेडमीज यस। के आपको मॉडल आंसर्स दिखेंगे, अपना आंसर मिला चैट के जीपीटी भी देख मिल लो। जाएगा। चैट जीपीटी अगेन एआई इज अ वेरी गुड टूल, तो अपने आंसर मिला के देखो, वहीं पे आपका और प्रॉब्लम मैं यही सॉल्व हो बोलता गई हूँ कि आप एक टॉपिक डिसाइड कर लो, हाँ, प्रिपेयर द कंटेंट, बिल्कुल, फाइंड आउट अ पीवाईक्यू ऑन दैट टॉपिक, राइट, अटेम्प्ट इट इन वन गो, राइट, उसके बाद उसको कंपेयर करो। राइट। ठीक है, टॉपर्स कॉपी टॉपर्स से, ने भी लिखे हैं, हाँ, बिल्कुल, टॉपर्स ने भी लिखे हैं, एआई दे देगा बिल्कुल, और उसमें ही फिर साइड में एडिशंस कर लो, बिल्कुल। देन इट विल बी अ परफेक्ट आंसर। वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू गो ऑन। और फिर आपको जब मॉक टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, आई थिंक द आइडियल टाइम टू गिव इट इज बिटवीन प्री प्रीलिम्स एंड एंड मेंस, राइट, बेस्ट बिल्कुल। बेस्ट आउटपुट निकलेगा उसका, क्योंकि वो अब काम है वो जब आपको आपको प्रैक्टिस स्पीड करना है, बढ़ानी हाँ, है, स्पीड बढ़ानी अब है, आपको जरूरत है, तो वही। टाइमली कंप्लीशन करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, दिसंबर 2022 तक मेरी स्पीड आपको पता ही है। हम्म, और जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, तब भी मैंने अपना पहला टेस्ट जो लिखा था वो शायद 40 दिन की तैयारी के बाद लिखा था, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। ओके, तो फर्स्ट सीरियस टेस्ट रिटन इन 4 आवर्स, मतलब कंप्लीट किया था। लेकिन आफ्टर 40 डेज। हाँ, आफ्टर मतलब जब मुझे मेंस लिखना है अगले 50 दिनों में, ये मैं तब की बात बता रहा हूँ। तो यू कैन एक्सेस कि मेरी क्या तैयारी थी उस टाइम पे। फिर भी मैंने मतलब ऐसे मैं हार तो नहीं मान सकता था, मैंने कोशिश करी और फाइनली मतलब मेंस देने से पहले 1 हफ्ते पहले जो हम वो सिम्युलेटर्स देते हैं, हाँ, उसमें मैंने 3 घंटे 10 मिनट में अपना पेपर पूरा वो किया था। इम्पोर्टेंट है 3 क्योंकि घंटे 10 मिनट में, अल्टीमेटली आपको उस दिन 6 घंटे लिखना है, हाँ, तो वो सिमुलेशन बिल करके जाओ, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रिपेयर योर माइंड एंड बिल्कुल। बॉडी फॉर दैट। एंड सी इट डज इम्प्रूव, मतलब इट डज, इट मेरे डज। जैसे इंसान के लिए अगर वो इम्प्रूव हो रही है जो 40 दिन पहले 4 घंटे में लिख रहा है और वो एग्जाम से 1 दिन पहले 3 10 घंटा मिनट, 10 मिनट में लिख यस, पा रहा है, तो इट कैन हैपन फॉर एनीवन। और मेंस में मैं बता देता हूँ, 2023 में मैंने हर एक पेपर पूरा भी करा था। दो पेपर कंप्लीशन इज अ, मेरा उतना अच्छा स्कोर नहीं यस, था, बट स्टिल मतलब आई क्लियर्ड द मेंस एंड आई डिड इट ऑन द सेम बेसिस। हाँ, और तो मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। 24 वाले में मतलब मैंने 23 की काफी सारी गलतियों को इम्प्रूव किया। अगर इफ यू हैव फर्दर कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, नहीं तो मैं इसको कंटिन्यू हाँ, नहीं, करता नहीं, हूँ। प्लीज गो ऑन। ठीक है। तो मतलब मुझे मेरी गलतियां तो पता थी, मैंने 2023 के मेंस में क्या करी, एंड जब 24 में दोबारा मौका मिला तो आई मेड श्योर कि मैं उन मिस्टेक्स पे काम करूं। तो व्हाट आई डिड वाज, क्योंकि पीवाईक्यूज हुए नहीं हुए थे, मतलब 23 के बाद इंटरव्यू में लग गए, फिर यस, प्रीलिम्स आ गया, फिर आ गया। तो फिर मेंस के टाइम पे सीधा दोबारा से ही स्टार्ट करना था। So what I did was I didn't have the time to write PYQs even then also. So what I did was I started brainstorming the PYQs. Yeah. मतलब I took a question. I thought what I should be writing in intro. I just was scribbling it on my page क्योंकि 7 मिनट ना लेके वो काम 2-3 मिनट में हो जा रहा था। तो इस तरह से मैं मैक्सिमाइज कर रहा था कि एटलीस्ट PYQs ऐसे तो कवर ऐसे हो जाए कवर हो मेरे। जाएंगे, राइट। You should be writing यस, it, यस, but I didn't have time. तो क्योंकि मुझे वैल्यू ऐड करना था, बहुत सारी चीजें करनी थी और डर भी होता है, तो व्हाट आई वाज डूइंग इज कि आई वाज जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऐसे करते करते मैंने 50-60% पीवाईक्यूज को कवर किया। और यही सेम तरीके से कि मैंने सोचा, फिर मैंने गूगल किया, 2-3 एआई का यूज किया कि और क्या ऐड हो सकता था। इस तरह से मैंने पीवाईक्यूज को ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू किया एंड फिर कुछ मॉक्स लिखे। तो what were the major changes that I did in 2024 mains was, firstly I increased the quantity of the points that I was writing. In 2023 mains, for a 10 marker question I just write 5-6 points, yeah, give explanation of it. I think that is not even needed to them, required. then want short self explanatory points. Yeah, so this time what I did was I increased the quantity, मतलब points उतने ही हैं, लेकिन उसको
इम्प्लीमेंट अच्छे से करना आना चाहिए, तो आप 9-10 बना लोगे। पहले मैं भी शॉक होता था यार 10 मार्कर में कैसे 10 10 पॉइंट्स पॉइंट लूं? लिखेंगे, लेकिन वो हो जाता है, मतलब 9-10 हो पॉइंट्स जाता ईज़ी है, हैं हो जाता है। एंड हर किसी के साथ-साथ एक एग्जांपल लिखना है, इंट्रो और कंक्लूजन थोड़ा अच्छा बना अच्छा देना है। करना है। यही करना है मतलब। और सेकंड चेंज वाज़ कि आई वाज़ राइटिंग एंड टू एंड, कि मतलब जगह ना बचे। जहाँ वे फॉरवर्ड नहीं भी पूछा गया, मैं अपने वहाँ एंड भी से लिख दे दिया। रहा हूँ। कोई कमिटी की रिकमेंडेशंस है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई यस, यस, कमिटी दिमाग में आ रही है, लिख दो। लिख दो। मतलब इट डज़ गिव एम्फेसिस ऑन इट योर इज़, इट पॉइंट। इज़। यस। और क्योंकि उससे आपके आंसर्स की विजिबिलिटी बढ़ती है। या सो व्हाट वाज हैपनिंग दिस वाज, जब मैंने जीएस 1 का पेपर खत्म किया 24 में और मैं सेंटर से बाहर आया, आई रियलाइज कि मेरा एक क्वेश्चन छूट गया। एंड ओके, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल, जब मैं लास्ट ईयर तक अपने पेपर पूरे कर कंप्लीट पा रहा करके था। आए थे। इस बार जब मॉक्स लिखा उसमें भी पूरे हो रहे थे, तो यहाँ कैसे छूट गया? आई थिंक दिस वाज द थिंग व्हिच वाज नॉट अलाउइंग मी टू कंप्लीट माय पेपर, क्योंकि मैं ज्यादा सोच रहा था, मैं ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा था कि शुरुआत के क्वेश्चंस की क्वालिटी बनी रहे। ऐसे ही जीएस 4 में आधा क्वेश्चन छूटा और ऑप्शनल में भी आधा छूटा, तो मतलब लगभग 20 मार्क्स का छूटा इस छूटा। बार। But still I increased 57 या, marks. या। So see, that does not even matter sometimes. मतलब पूरा तो करना बहुत जरूरी है, मतलब पूरा करता तो शायद 787 की जगह 800 आ जाते यस, हैं, कुछ यस, और आ जाते। यस, यस। तो बट क्वालिटी पे काम किया तो इट पेड मी ऑफ। इट पेड यू। मतलब 730 से 787 हुआ ना, तो these were the changes that I made and I think it did help. यस, यस, यस। और पीवाईक्यू को लेके एक मिसकंसेप्शन भी होता है। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर यूपीएससी क्वेश्चन तो रिपीट करती नहीं। मैंने कहा हाँ, डूड, आप गलत उसमें बहुत हो। बहुत मैंने ज्यादा कहा करती है। एग्जैक्ट लैंग्वेज रिपीट नहीं होती है, बिल्कुल, थीम्स बट रिपीट थीम्स होती भी हैं। सेम है, थीम बिल्कुल। सेम है। पार्लियामेंट्री कमिटीज में 23 हाँ, में भी सवाल आया था, यस, पहले भी 18 आ में भी चुका है। आया है और आगे भी आएगा, जैसे-जैसे उसकी आप जरूरत पड़ेगी। हिस्ट्री में देख लो, ज्योग्राफी में देख लो, बिल्कुल। मल्टीपल थीम्स वही रिपीट हो रही हैं हर ऑल्टरनेट ईयर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक सर, मतलब लाइक गिविंग अ समरी टू माय पॉइंट, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि नो मॉक टेस्ट कैन रिप्लेस द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट, राइट, पीवाईक्यूज राइट। अंटिल एंड अनलेस यू आर गुड इन आई ऑलवेज से पीवाईक्यूज। कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए हैं, हाँ, बिल्कुल, स्पीड कंप्लीशन के लिए, बिल्कुल, अपने आप को टेस्ट करने के लिए। बिल्कुल। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी IS, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। Okay, Saksham, I wanted to ask you about one paper specifically in mains, essay, क्योंकि अभी comparatively low score मिल रहे हैं Right. और polarized score आ रहा है राइट, कि 80s 90s में आ रहे हैं, Right, right. या 130 140 मैक्सिमम आ रहा है। वो 2016-17 का जो टाइम था 150 160 वो नहीं है। तो how did you manage it and what's for your score, या पेपर अटेम्प्ट करने का essay का क्या स्ट्रेटजी थी? आई थिंक जो मुझे मेन थिंग लग रही है कि वाई स्कोर्स आर ऐसे पोलराइज राइट नाउ and not going up to that level is because at that time I think the philosophical essays were just Yeah. introduced and some people only know how to handle them well. Yes, yes, yes. कि how to add anecdotes, how to हाँ, break those quotes into the real life उसे scenarios. कैसे लिंक करना है। बट नाउ एवरीवन नोज इट कि Yeah. कैसे कोड को ब्रेक करना है, क्या उसमें पॉलिटिकल, क्या सोशल और ये सब डालना है। तो आई थिंक नाउ फिलोसॉफिकल हैज बीन मेड वेरी टेक्निकल। Yeah. इट्स बोथ साइड, मतलब एस्पिरेंट्स की साइड से भी और कोचिंग्स की साइड से भी, क्योंकि सेम चीजें बताई जा रही हैं, वही सब लोग कर दे रहे हैं, तो एवरेज स्कोर्स तो आएंगी। Yes. आई थिंक मैं भी उसी का ही वो हूँ कि मुझे भी सेम ही स्ट्रैटेजी पता थी, दो मैं जितना इनोवेट हो पाता था उतना करता था। बट आई थिंक दिस इज द मेजर इशू दैट इज गोइंग ऑन। इफ समवन इज एबल टू डू इट इन सम डिफरेंट वे, तो वो 140 तक आज भी पहुंच रहे हैं, इस बार भी हैं, पिछले साल भी थे और हमेशा Yes, रहेंगे। yes. तो आई थिंक दैट्स द मेजर थिंग जो स्कोर्स का ऐसा वो डिफरेंस हुआ है। सेकेंडली मैंने ऐसे को कैसे हैंडल किया, आई थिंक दैट्स अ वेरी नॉर्मल वे टू डू इट कि मैंने कुछ टॉपर्स के नोट्स उठाए थे, कुछ जो मेरी स्टोरीज थी मैंने उनको नोट डाउन कर लिया था, कुछ न्यूज़पेपर में इंटरेस्टिंग मिल गया एनेक्डोट या मेरी पर्सनल लाइफ से, तो मैं उसको ऐसे जर्नलाइज करके अपना ऐसे का स्टार्ट कर लेता काफी था। रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल रखा हाँ, था। बिल्कुल। या तो एनेक्डोट होता था, या मतलब ऐसे रियल लाइफ स्टोरी भी हो सकती थी, या कोई पर्सनालिटी बेस्ड हो सकता था। तो इस तरह से मैंने उसमें किया। फिर वही नॉर्मल कोड का ब्रेकिंग,
कि उसका व्हाट व्हाई हाउ कैसा Yes, है yes, ना, yes. फिर उसका एक हम्म। एंटीथीसिस देंगे। Antithesis. आई थिंक दिस इज द टेक्निकल वे, और जो सब लोग यूज कर रहे हैं। आई बिल्कुल। वुड से कि अगर किसी का बहुत ज्यादा इनोवेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग है, आप उसको ट्राई करिए, एंड हम्म। कोई आपका जेन्युइन मेंटर है तो उसको दिखाइए, क्योंकि हो सकता है वो आपको 140 लाने में हेल्प कर Yes, दे, yes. एंड नॉट द वे आई एम टेलिंग, या Yeah. जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आई वुड से कि मतलब ऐसे में एक तो बहुत ज्यादा पर्सनल होना जरूरी है, मतलब यू नीड टू बी वेरी यू नीड टू शो योरसेल्फ कि आप क्या सोचते हो, इंस्टेड And ऑफ don't write much complex ऐसे नहीं लिखना है, बिल्कुल बहुत नहीं। ज्यादा नहीं। मतलब ये स्पेशली ये वाला स्टाइल की पॉलिटिकल, सोशल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, सोशल कर दिया तो ऐसे खत्म हो गया। हर कोड को उसी तरह एनालाइज कर दिया। आई थिंक दिस इज द वर्स्ट वे टू कंटिन्यू Worst, फॉर right. राइट नाउ। मतलब एग्जांपल्स आपके वहां से आ सकते हैं, बट यू कांट बेस योर एसे ऑन दैट पेस्टल अप्रोच। Yes, मतलब yes. ये मैं स्ट्रिक्टली उसके अगेंस्ट बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो एक तो ये, सेकेंडली आप थोड़ा पर्सनलाइज्ड होके लिखें, और ऐसे ही लोगों को अपने ऐसे दिखाई भी जो आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके थॉट प्रोसेस को तो समझ जानते पाते हो। हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वैसे ही लोग आपको उस चीज के लिए एंडोर्स भी करेंगे, वरना तो मतलब हो सकता है वो हर किसी को समझ में ना आए, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। यूपीएससी इवैल्यूएटर को समझ समझ में में आ आएगा। सकता है। तो दैट्स अ टाइप ऑफ गैम्बल व्हिच यू आर डूइंग, लेकिन वो आपको 140 तक ले जा सकता है। तो ये एक बहुत जरूरी है। तीसरा, आप वही अपनी बेसिक लिस्ट ऑफ कोड्स, ये सब तो हैंडी रखना ही पड़ेगा। डेटा आपको कुछ डालना है, एग्जांपल्स डालने हैं, तो इन सबको तो इम्पोर्टेंट है रखना। एंड मतलब मेरे दोनों साल अबव एवरेज स्कोर्स ही रहे हैं। 23 में 98 था, इस बार 103 है। हाँ, तो it's a good मतलब score. हाँ, मतलब ठीक ही है जितना। Because AIR1 has also got 100 marks. या बट पीपल आर गेटिंग 130 Yes, yes, आल्सो, they सो are. आई थिंक मुझे जितना ऐसे के बारे में एक्सपीरियंस है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट। Yeah. Okay, let's come to the final round. Yeah. Interview. श्योर। What was your board like? Friendly, grilling, or something in Okay, between? okay. And whose board was it? Yeah, so I got like in both my interviews, same board. It was Sheelvardhan Singh sir board. Yes, sir. He's an Sheelvardhan Singh. retired IPS now. Yes, yes, yes. So very interesting personality. I am personally very like मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी वो लगी। What was your score? So in 2023 it was 171 and this Okay. time it was 201. Oh, that's a great score. Yeah, so I did an improvement। मैं बताऊंगा कि वो कैसे पॉसिबल हो पाया। वो जब मेरा 23 में इंटरव्यू था, तो दैट वाज इन द लास्ट वीक, 2 अप्रैल, 9 अप्रैल को इंटरव्यूज एंड हो रहे थे। तो मतलब मैं तब तक पीएचडी में एडमिशन ले चुका था, बट पीएचडी मेरी मेंशन नहीं थी, क्योंकि तब तक डैफ भरा जा चुका था जब तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। तो एक तो ये, मतलब मेरा आईआर बैकग्राउंड ऑफ कोर्स शो हो रहा था बिकॉज ऑफ माय मास्टर्स फ्रॉम जेएनयू, बट पीएचडी मेंशन नहीं था, दो मैं पीएचडी कर रहा था उस टाइम। तो वो 4 महीने मिले तैयारी के। मैंने जितना डैफ में चीजें लिखी थी, एक तो ज्यादा लिख दी थी। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि यार सब कुछ नहीं लिखना है डैफ में। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक अबाउट व्हाट यू आर राइटिंग। मैं भी कहता हूँ कि बहुत स्ट्रैटेजिकली फिल करना जरूरी है डैफ को, क्योंकि वही आपके इंटरव्यू को स्टीयर करेगा। बिल्कुल। 23 में मैंने काफी ज्यादा भरा था, मतलब बहुत ज्यादा एंट्रीज थी। मतलब मैं ऑफ कोर्स मैंने गाइडेंस ली थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार जब अचीवमेंट्स है तो लिख देते हैं। बट यू डोंट नीड टू बी लाइक दैट। हर चीज पे क्वेश्चन बनेगा। हाँ, हर चीज से बनेगा भी, और कुछ जरूरी चीजें जिसमें आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करें, हो सकता है वो छूट जाएंगे। राइट। वो इग्नोर भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहला पढ़ लिया, आखिरी पढ़ लिया, हो सकता है उसी पे पूरा इंटरव्यू चल जाए। है ना। तो आपको बड़ा जरूरी है ये लिखना कि आप किस पे बात करना चाहते हो उनसे। आप प्रिपेयर तो कर लोगे उस पे, और बी यू नीड टू बी पुटिंग योरसेल्फ इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। अगर आप खुद को ही एक एंटी उसमें ले जाओगे, तो ऑफ कोर्स चीजें कैसे सही होने वाली है। लेकिन उस टाइम भी, उस सब के लिखने के बाद भी मैंने तैयारी तो कर ली थी, और मतलब इतना खराब स्कोर भी नहीं था। 171 इज अ फेयर इनफ। यस, मतलब इट इज अ डिसेंट स्कोर। ये अबव एवरेज टू गुड रेंज में है। तो मतलब 23 वाले में मुझे जो ये प्रॉब्लम लगी थी कि एक तो बहुत ज्यादा चीजें थी उनके पास पूछने के लिए, तो मेरी जो इंटरेस्टिंग एरियाज थे वो छूट गए पूछने से। फॉर एग्जाम्पल, आई मेंशन कि मुझे गजल्स और ये इस सब में इंटरेस्ट है, उस पर कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने 1-2 एरियाज को पकड़ा, आईआर को पकड़ा, और पूरा इंटरव्यू उस पे चला गया। ठीक है। तो एक तो ये, फिर थोड़ी अनकंफर्टेबल पोजीशंस भी आई थी। जैसे लास्ट मेंबर ने थोड़ा सा मुझे ऐसे अपने व्यूज एनफोर्स करने की कोशिश करी, और मेरा इंटरव्यू 23 वाले की बात बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे एंड हुआ कि ओके, सो यू कम फ्रॉम एन आईआर बैकग्राउंड एंड यू डोंट इवन नो अबाउट दिस कन्वेंशन, ऐसा कुछ सवाल था। तो मतलब मैं उस टाइम भी एक्सप्रेशंस अपने चेंज नहीं किया था, बट आई थिंक अ पॉजिटिव एंड अगर मिलता तो ज्यादा बेटर होता स्कोर, क्योंकि उनको याद तो वही पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद ही वो मार्क्स एंटर करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत ब्लंडर हुआ था मेरे एंड से, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि इस पॉइंट पे फिर भी योर मार्क्स वर नॉट पेनलाइजिंग। हाँ, मतलब 150 के नीचे ना चला जाए इस पॉइंट पे, बट आई डोंट थिंक कि वो उतना मैटर भी करता है। पूरे कॉम्प्रिहेंसिवली वो उसको देखते हैं, सब चीजों से डिस्कस करते होंगे और तभी मार्क करते होंगे। तो आई वाज सेटिस्फाइड विद माय स्कोर लास्ट ईयर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी, लास्ट में इंटरव्यू के आने की वजह से आई थिंक आई लॉस्ट माई सेल्फ। मतलब मैं बहुत ज्यादा मॉक्स दे दिया था,
30 प्लस मॉक्स आई गिव, Oh my God. क्योंकि करोल बाग आता था तो एक दिन में 3-4 मॉक्स करके ही जाता था, वीकली आता था। तो आई थिंक ये तरीका इंटरव्यू की तैयारी का है ही And नहीं। there is a lot of difference between mocks and real हाँ, interview. बिल्कुल बहुत ज्यादा Yes. डिफरेंस है। आई थिंक मॉक्स होने चाहिए, मतलब अगर आपका लास्ट में भी है तो 5-6 हो सकते हैं, स्टार्टिंग में है तो 2 का ही टाइम बिल्कुल, मिलेगा। मेरा बिल्कुल। 24 में वैसे ही था। तो मतलब मॉक्स आर जस्ट टू कम एंड प्रेजेंट योरसेल्फ इन Yeah, फ्रंट ऑफ समवन, right. कि जो आपने तैयारी की है उसको आप बोल पा रहे हो नहीं, बस उतना ही दिखाना है उनको। क्योंकि मॉक्स में वो आपके डैफ के बेसिस पे हर एंट्री पे 10 सवाल तैयार करके रखेंगे और वो आपसे पूछ डालेंगे। तो वो तो आपकी बस नॉलेज टेस्ट हो रही है, नॉट yes. योर पर्सनालिटी। और नॉलेज टेस्ट है ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, पर्सनालिटी It's a टेस्ट तो उसका personality test. नाम है। तो आपकी पर्सनालिटी एक्सेस सही से नहीं हो पा रही है मॉक्स में, एक तो ये। दूसरा, जब आपको बहुत ज्यादा मॉक्स देने का मौका मिलेगा तो आप उनके रिव्यूज को अपने ऊपर हावी कर हावी लोगे, कर लोगे। है ना, एंड यू लूज योरसेल्फ इन दैट Yes, प्रोसेस। yes. मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो इनर सेल्फ है, मतलब आप कुछ बहुत ज्यादा ही ब्लंडर्स कर रहे हो तो ऑफ कोर्स मॉक्स उसमें आपको हेल्प करेंगे कि नहीं ऐसे तो नहीं करना है, इतना कैजुअल नहीं रहना है, Right, इतना right, इनफॉर्मल नहीं होना है। right. तो वो सारे तो जेन्युइन रिव्यूज हैं, हम्म। लेकिन आपको बहुत जरूरी है अपने आप को बाहर लाना उस अपने पर्सनालिटी आप को टेस्ट बाहर से। लाना, ऑनेस्ट रहना, बिल्कुल, बैलेंस्ड रहना, बिल्कुल, न्यूट्रल रहना। बिल्कुल। आई वही थिंक ये तो हम सबको पता ही होता है कि हाँ, हम क्या right, हैं, right. बट चीजों को उस तरह से अलाइन करना होता है। तो 24 वाले इंटरव्यू में जब 22 दिसंबर को डेट्स रिलीज हुई और मेरे को पता लगा कि मेरा 8 जनवरी को इंटरव्यू है, तो एक तो उस चीज से बड़ा डर लगा कि लास्ट टाइम तो 4 महीने Yeah. मिले थे, इस बार मैंने बहुत एंट्रीज में जल्दी भी है। कुछ चेंजेस किए हैं, कैसे तैयारी होगी। बट आई थिंक दिस वाज द बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी। मुझे इंटरव्यू देने के तुरंत बाद रियलाइज हो गया था कि आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे, कि मतलब जल्दी हो जाए तो अच्छा है। आप एक तो वो रोज की जब आप ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ते Yeah, हो, एक तो वो yeah. टेंशन टेंशन होती है। टेलीग्राम ग्रुप्स पे रोज की 10 ट्रांसक्रिप्ट्स आएंगी, आप समझोगे कि अरे यार इसके तो ये पूछ लिया, इसको तो ऐसे ग्रिल कर दिया, अब मेरा क्या होगा। तो 7 तारीख की क्या ही ट्रांसक्रिप्ट्स आई थी, मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं था। तो आई थिंक Right. ये सारी चीजें अलाइन करी मेरे लिए इस बार। और इस बार मैंने तैयारी कैसे करी कि मेरे पीएचडी के जो मेरे साथ दोस्त थे, मैं रोज कैंपस चला जाता था। 22 से 8 के बीच का जर्नी बता रहा हूँ, 22 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच की। मैं रोज कैंपस चला जाता था, वहां पे जाके बस उनसे डिस्कशंस कर लेता था 4-5 घंटे बैठ के, कि ये सवाल पूछा गया तो अच्छा बता, आप क्या आंसर देगा, ये पूछा गया तो क्या। वही मैं तो पूछने वाला था कि ओपिनियन बेस्ड और हाँ, पर्सनालिटी के क्वेश्चंस कैसे हाँ, प्रिपेयर किए थे। हाँ, तो मतलब इस बार यही मेरी तैयारी थी। मैं Yeah. मतलब बड़ा ग्रेटफुल हूँ, मेरे को अच्छे दोस्त मिले हैं मेरी लाइफ में। उन्होंने मेरी इस बार की इंटरव्यू की प्रिपरेशन पूरी तरह से करवाई। जहां मुझे कम समय मिल रहा था, मेरे नोट्स भी तैयार करवा Okay. दिए। जहां मुझे जरूरत थी उनसे बात करने की, वो लोग अवेलेबल रहते थे। तो इस तरह से मेरी इंटरव्यू की तैयारी थी। और मतलब वही जाके मैंने मतलब सिर्फ 2 मॉक्स दिए इस बार। और इस बार मैंने कोशिश, यही चेंजेस थे कि From जो 30 marks to 2 marks. या सो ऑफ कोर्स इट्स मतलब And from 171 to 201. 201. So it was a 30 marks improvement. And another thing, मतलब it's not a boasting that I'm doing, लेकिन सेम बोर्ड में मार्क्स इंप्रूव करना कई बार बड़ा मुश्किल माना जाता Yes, है। yes, क्योंकि yes. the same person is assessing your personality again. He has already seen you the last year. Right. और उनके दिमाग में वो पैरामीटर्स तो हैं कि ये ऐसा रह चुका है, भले ही उनको याद है या नहीं, लेकिन मेरे को तो वो असेस कर ही चुके हैं। Right, तो मे right. बी उससे कम कर सकते हैं या And उतना ही उनको कर याद सकते रहता है, हैं, they are very है ना? sharp personalities. तो इस बार मेरे को इंटरव्यू से निकलते ही ये फीलिंग थी कि पिछली बार से तो बेहतर गया है। क्या बेहतर था मैं बता देता हूँ, कि एक तो कंफर्टेबल एरियाज में, मतलब लास्ट ईयर भी थे क्वेश्चंस, लेकिन इस बार ज्यादा थे क्योंकि मैंने चीजें कम लिखी थी। ऊपर से मेरी पीएचडी पे काफी बात हुई, मेरे पीएचडी टॉपिक पे बात हुई। इंटरनेशनल रिलेशंस कैरीड अराउंड 60-70% ऑफ माय इंटरव्यू। Okay. तो आई थिंक दिस ऑल हेल्प मी। और एक तो जल्दी था तो फ्रेश एनवायरनमेंट मुझे Yeah, मिला। yeah. दो उस दिन मेरा लास्ट में इंटरव्यू आया था, मतलब आई वाज द लास्ट वन टू गो अमंग द 6 In that day. या इन द सेशन, फॉरनून session, सेशन, yeah. लास्ट तो Forenoon कई बार session, ये okay. चीजें भी हमें बहुत डरा देती हैं, अरे यार आखिरी में उनका मूड थक कैसा गए होगा। होंगे। हाँ, बट इट डज नॉट इवन No, मैटर। no, मतलब no, no, इट्स no. योर एनर्जी, हाउ यू आर गोइंग टू होल्ड Right, दैट right. एनर्जी इनटू द रूम। और आई थिंक आई डिड इट वेरी वेल। मतलब मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बड़ा सही रहा इस बार। मतलब वो इंटरव्यू हॉल से निकलने के बाद की हाँ, फीलिंग बड़ी आई सेटिस्फैक्शन वाज, मतलब मेरे फ्रेंड्स मेरा बाहर वेट कर रहे थे, और मतलब मेरे एक सीनियर हैं तो उन, और मेरी मम्मी भी आई थी उनके साथ। Okay. तो जब मैं बाहर से चल के आ रहा था तो उन्होंने मुझे अभी कुछ दिन पहले ही बताया कि ही टोल्ड कि मतलब मैंने आंटी को पहले ही कह दिया था जब मैंने तेरे चेहरे को नोट किया था कि इस बार तो इसका हो जाएगा, इंटरव्यू तो बढ़िया गया। तो आई थिंक वो चेहरे पे दिख जाती है वो बात। Yes, yes. तो मैं बस छोटा सा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता देता हूँ 24 वाला। आई थिंक एक तो ये मेरे हित में थी चीजें कि मैंने एंट्रीज कम डाली थी। मतलब इस बार भी ऐसी सिचुएशंस थी जो मुझे नहीं आता था। फॉर एग्जाम्पल इस बार गजल्स पे वो आए, पहली बात ही उन्होंने पढ़ी कि ओके सक्षम, यू आर इंटरेस्टेड इन गजल, सो टेल मी समथिंग अबाउट कंट्री म्यूजिक। सो Okay. अब लिखा है मैंने गजल्स, वो चले गए कंट्री म्यूजिक पे। मैंने उसका नाम भी कभी नहीं सुना था, तो पहला ही क्वेश्चन पे मेरा सॉरी सर आई हैवंट हर्ड अबाउट इट। तो ये दिस वाज द स्टार्ट। Yeah. तो ओके लेट्स कम ऑन टू फोक म्यूजिक नाउ, टेल मी व्हाट इज फोक म्यूजिक।
तो अब लिखा मैंने कुछ है, वो पूछना कुछ और कुछ चाहते हैं, विचार वो है। उनकी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल आप कैसे उस सिचुएशन में होल्ड करते हो वो आपके ऊपर है। तो मैंने बड़ा पॉजिटिवली फोक म्यूजिक जितना मुझे आता था बोले नो नो सक्षम, आई थिंक दिस इज द बेटर वे टू से अबाउट इट। फिर उन्होंने एक डेफिनेशन बोली एंड सून आफ्टर दैट आई थैंक्ड हिम कि ओके सर दैट्स अ Yeah. वंडरफुल वे टू टेल अबाउट फोक म्यूजिक। तो मतलब योर रिस्पॉन्स टू व्हाट दे आर सेइंग इज वेरी वेरी very इंपॉर्टेंट, important हाउ and यू आर होल्डिंग टू दैट even if सिचुएशन। even a no gets a good marks in interview Yeah, ठीक है yeah. you got 201 हाँ and your interview started with a no या ऑफ कोर्स। सो मतलब मैं ये बिल्कुल क्लियरली इसीलिए बता रहा हूँ कि किसी भी सिचुएशन में एक तो पैनिक नहीं होना है, नहीं वो होना। ग्रिल करेंगे। मुझे भी एक मेंबर ने इस बार भी किया, मतलब वी वर टॉकिंग समथिंग अबाउट बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एंड ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी कि इंडिया का रोल बड़ा नेगेटिव था, मतलब हम क्यों ही घुसे थे उसमें, हमने क्या उससे अचीव किया। तो दैट वाज अ लेयर्ड मतलब 4 to 5 क्वेश्चंस कन्वर्सेशन, और वो हर क्वेश्चन के एंड में मुझसे ये बुलवाना चाह रहे थे कि नहीं नहीं इंडिया को नहीं जाना चाहिए था बट आई हैड दिस ओपिनियन कि नहीं सर, इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस। you held on your opinion yeah I till the last मतलब very sorry sir but I have this opinion, I would beg to differ on this, ऐसे करके मैंने लास्ट तक, क्योंकि मुझे पता था कि आई थिंक दे आर ट्राइंग टू ट्रैप मी ऑन दिस कि मैं कब जाके अपना वो ओपिनियन अपना डिसीजन एनफोर्स करना चाह रहे थे और आप अपना डिसीजन चेंज कर दो। आई थिंक द मेंबर्स सिटिंग ओवर देयर आर वेरी मतलब शायद बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट लोग तो हैं ही वो, क्योंकि वो उस देश को सर्व करके वहां पे बैठे हुए हैं एंड उनसे ज्यादा नेशनलिस्ट शायद अभी हम भी नहीं होंगे। तो वो तो ये नहीं बोलेंगे कि इंडिया का पॉजिटिव रोल नहीं था, इट इज जस्ट हाउ वी आर टेकिंग दैट। तो मैंने उस पर भी होल्ड करके रखा। और लास्ट मेंबर एक प्रोफेसर थे, मतलब मुझे उनके सवालों से पता लग गया था, तो ही वेंट ऑन टू आस्क अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड ऑल, क्योंकि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मतलब अभी स्टूडेंट एनरोल्ड हूँ, तो मुझे उसमें भी उतनी तैयारी नहीं थी। तो मुझे जितने हद तक हो सका, एक वहाँ पे फनी सिचुएशन भी क्रिएट हुई थी कि मैंने बोला कि सर आई हैवंट रेड अबाउट दिस, मुझे मेरा इस पे फोकस ही नहीं था, मेरा फील्ड ऑफ स्टडी दूसरा है। तो बोले आई थिंक सक्षम यू आर नॉट द वन हु डिसाइड्स द यूनिवर्सिटी सिलेबस, इट इज द यूनिवर्सिटी। तो वो एक ऐसी फनी सिचुएशन भी क्रिएट हुई, बट अगेन उस पे भी मैं ऐसे वो नहीं हुआ कि यार ये तो मैं नेगेटिव सिचुएशन में चला गया ऐसे। तो आई थिंक वो सब बड़ा ही एक और इंस्टेंस मुझे याद है कि एक मेंबर मुझसे बात कर रहे थे एंड द चेयरपर्सन स्टूड, और उनके पीछे एक टेबल था जब कॉफी चाय वगैरह होती है, ही वाज सर्विंग इट फॉर हिमसेल्फ ऐसा करके। बट एट दैट मोमेंट आल्सो अ मोमेंट केम जब मेरा उनसे आई कांटेक्ट हुआ एंड ही वाज आल्सो इनटू आई कांटेक्ट विद मी। तो आई थिंक कि वो क्रिएटेड था, वो कांटेक्ट क्रिएटेड था एंड ही वाज इंटरेस्टेड टू लिसन मी। तो ये सारी सिचुएशन समझ के मुझे लगा था कि पिछली बार से बेहतर तो चल रहा है और इट रिफ्लेक्टेड इन माय स्कोर आल्सो। थर्डली आई वुड मेंशन इज कि इस बार मैं बड़ा ही ऐसे मतलब थोड़ा टुवर्ड्स कैजुअल एंड नॉट वेरी फॉर्मल बैठा था, मतलब आई वाज नॉट सिटिंग लाइक दिस। मुझे पिछली बार एडवाइस किया गया था, इस बार मैं ऐसे करके था, अपने हैंड मूवमेंट्स कर रहा था, लगातार आई मूवमेंट्स कर रहा था। तो मतलब यू नीड टू एंगेज देमसेल्फ, ये मतलब आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी इनफॉर्मल वे टू टॉक, क्योंकि हैंड मूवमेंट्स रिफ्लेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस। मतलब आप उस पे एम्फसाइज कर रहे हो, मतलब इट शुड नॉट बी वेरी ओवर बट अ स्लाइट ऑफ हैंड मूवमेंट, अ स्लाइट ऑफ फेस मूवमेंट, आपके एक्सप्रेशंस के साथ आप कितना उसको सिंक कर रहे हो, तो दिस ऑल मैटर्स। मतलब इस बार मैंने वो सारी बातों को मतलब आपकी पर्सनालिटी में ऐसा ना लगे कि आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने आप को कि आप ऐसे बैठे हो, यू आर वांटिंग टू मूव योर हैंड एंड यू आर सिटिंग लाइक दिस, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। तो आपके आर्गुमेंट्स पे ना ध्यान देके आप इन सब पे ध्यान दे रहे हो कि मेरा पैर तो नहीं हिल रहा, मेरे हाथ तो नहीं हिल रहे। अरे ठीक है, हिल भी रहे हैं तो एवरीवन डज इट, मतलब व्हाइल स्पीकिंग इट्स वेरी नॉर्मल। वो भी करते हैं, वो भी बात करते हैं तो ऐसे ही ऐसे करके बोलते हैं। बिल्कुल, और ये तो कहीं एडवाइस किया भी नहीं गया कि हम ऐसे बैठे हैं, हम हाथ ना हिलाएं, हम अपना सर ना हिलाएं। तो मतलब इट वर्क फॉर मी। अगेन ये सबका अपना डिसीजन है कि उनको कैसे करना है, बट इट वर्क फॉर मी एंड इट हेल्प मी इंप्रूव माय स्कोर, इसीलिए मैं वो सब बोल रहा हूं। ओके सक्षम, सो I just want to come on psychological aspect of this exam. Right. Like everyone faces that setbacks, right, like that burnout, psychological issues. How did you navigate through them? And what was the role of your friends and family in that? आई थिंक वेरी ह्यूज रोल। मैं मतलब अकेला होता तो शायद ही मतलब इसको कंट्रोल कर पाता या इसको हैंडल कर पाता खुद से। मेरे अंदर उतनी वो है नहीं। आई ऑलवेज फील दिस कि आई लैक दिस क्वालिटी ऑफ फेसिंग दिस हर्डल्स इंडिविजुअली। मतलब जब तक मेरे साथ लोगों का साथ ना हो तो मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। तो मतलब वेरी बिग रोल ऑफ माय फैमिली एज वेल एज माय फ्रेंड्स इन दिस जर्नी। और मैं इसलिए उनसे हमेशा कहता हूँ कि आगे भी प्लीज मेरे साथ जुड़े रहना, मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि मुझे जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो ऐसे हर्डल्स मतलब हर फेज पे आए हैं। पहले मम्मी ने उनको बहुत स्ट्रांगली फेस किया और हमें भी सिखाया उस चीज को लेके। अगेन जब 2023-24 का मतलब फाइनल रिजल्ट 23 के रिजल्ट के बाद वो बहुत बड़ा ऐसे नेगेटिविटी सी आई थी कि मुझे ये अटेम्प्ट स्किप करना है एंड ऑल। बट आई थिंक एवरीवन मोटिवेटेड मी, एवरीवन जस्ट कन्विंस मी कि जाके देख जो होगा देखा जाएगा।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन जो हमने बात स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी, टू फेस दीज, मूव अहेड वेरी फास्टली, मतलब उस पे Yeah. स्टक नहीं रहना Stuck नहीं चाहिए। रहना। मतलब हैव दैट मोमेंट ऑफ सॉरो ऑल्सो, सैडनेस ऑल्सो, मतलब अपने साथ समय बिताना भी जरूरी है, बट दैट शुड बी जस्ट टू एनालाइज योरसेल्फ कि कहाँ गलत थे और कहाँ सही होना है, तो उसको करके तुरंत आगे बढ़ना है। आगे अगर उस बढ़ना पे है। स्टक रह गए तो मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं एंड यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो मतलब इट्स जस्ट अ गेम ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस, Yeah. खासकर यूपीएससी में। Yes, तो yes. यू जस्ट नीड टू बी फर्स्टली बेटर फ्रॉम योरसेल्फ, जो आप कल थे, और थोड़ा सा दूसरों से भी, मतलब क्योंकि रिलेटिव परफॉर्मेंस का Yes, तो गेम yes, है ही, yes. लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आप खुद से बेहतर हो हर दिन। हाँ। तो वो करने के लिए आपको आगे बढ़ना तो पड़ेगा। अच्छे फ्रेंड्स, मेंटर्स, पीयर्स बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब दोज पॉजिटिव पीपल अराउंड यू, ऑलवेज वैल्यू देम, ऑलवेज होल्ड रिस्पेक्ट फॉर देम, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना है। एंड तो वो आपका भी साथ नहीं छोड़ने साथ वाले, नहीं क्योंकि छोड़ेंगे। आपकी भी जरूरत है उनको, और आपको भी उनकी जरूरत है। तो इट्स अ मतलब ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दैट शुड नेवर बी एंडिंग। Yeah. Any hobby or such activity did you engaged in या these days? हाँ, अपने प्रिपरेशन के डेज में, तो थोड़ा अपने आप को एग्जिट देने के लिए। बिल्कुल। तो 23 वाले मतलब अटेम्प्ट में मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को लेके गलती कर रहा था कि मैं मतलब यूजुअली लाइब्रेरी में बैठ जाता था सुबह से लेके शाम तक, और मतलब ब्रेक्स लेता था, लेकिन फिर भी, लेकिन मुझे धीरे-धीरे जब मास्टर्स में आके अच्छे दोस्त मिले, तो मैं मतलब वीकली एक आधे दिन का ब्रेक ले लेता था, घर पे बात कर लेता था, तो इस तरह के ब्रेक्स। लेकिन आई वुड से, क्योंकि ये बहुत लंबी ऐसे मैराथन टाइप है, तो उसमें लगे रहने के लिए आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ का सही होना बड़ा जरूरी है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप अपने लिए ब्रेक्स लें, मतलब दिन की पढ़ाई के बीच में भी 2-2 घंटे के सेशन लेके 15-15, 20-20 मिनट के ब्रेक लें। जब लंच का टाइम है तो 1-1.5 घंटे का भी ब्रेक लें, और उसमें ऐसा ही काम करें दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर स्टडीज। आप फोन पे बात करें, आप मूवी देखें, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो थोड़ा बहुत वो भी जरूरी है। Yeah. मतलब डोंट गो टू द एक्सट्रीम्स, Right, right. मतलब उससे होगा नहीं, मतलब यू विल जस्ट बर्स्ट आउट वेरी सून। तो वो अच्छी बात नहीं है, मतलब you need to be consistent along with And all these things। yes, yes. हाँ, You need to, when you are into this preparation, I always say कि एक बाउंड्री आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ठीक है, जिसको आप बियॉन्ड नहीं, कोई भी बिल्कुल, चीज छोड़नी नहीं है, बिल्कुल, बट कोई चीज ऐसा भी नहीं है कि आपका टाइम और आपका रूटीन डिस्टर्ब कर रही हो, बिल्कुल, आपकी कंसिस्टेंसी को ले जा रही हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उससे आपको बचना है। हाँ, we need to maintain our routine, लेकिन जहाँ पे रूटीन में नहीं है वहां पे फिर पूरा एंजॉय भी करना है। तो that is what I believe। राइट राइट। ओके Saksham, so last segment हमारा some rapid questions, Okay, because this exam is about random questions. yeah, Okay, so one subject you would like to delete from UPSC if you had the power? okay, or for sure ancient medieval art and culture। What's harder, studying for mains or explaining to relatives what mains actually means? I think the second one। Second one, Yeah। right. One lie every UPSC aspirant has told to himself. कि हम ठीक जा रहे हैं। आई थिंक मतलब दिस इज दी, मतलब ये हम गैम्बल ही करते हैं अपने माइंड में कि वी आर ऑन द राइट प्रोसेस। कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन झूठ बोलना पड़ता है अपने ही दिमाग को Right, आगे right. बढ़ने के आगे लिए। बढ़ने के लिए। Study break meant scrolling Instagram or taking a power nap? मेरे लिए पावर नैप, ये मतलब बड़ा ही फनी इंसिडेंट है कि मैं मतलब जब भी मेरे दोस्त मुझे लाइब्रेरी में देखने आते थे, तो मैं उनको टेबल पे हेड डाउन करके सोता हुआ सोते मिलता हुए था, और मिलते थे। उनके पास पूरी एल्बम है मेरी फोटोज की। लेकिन वो ऐसा होता था कि जब वो आते थे तब मैं सो रहा होता था, लेकिन मैं पढ़ता भी था। तो मतलब ब्रेक फॉर मी मेंट अ पावर नैप फॉर 15-20 मिनट्स। Prelims, mains or interview, which one would you gladly give again for fun? इंटरव्यू सर, Interview. बाय ऑल मींस, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग फेज ऑफ द एग्जामिनेशन। How many pens did you actually carry to the exam hall? It was In mains? Yeah, it was 3 usually, 2 for my backup and 1 for the primary thing, and a lot of refills also। Okay. One daft hobby you exaggerated just a little bit. I think this time it was that I, मतलब मैंने इस बार 2 ही मेंशन करी थी। मैंने मेंशन किया था कि मैं बनुवाल कल्चर को बहुत डिलीजेंटली फॉलो करता हूँ। आई बिलीव टू दैट, आई बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, बट स्टिल इट्स नॉट दैट एग्जैजरेटेड, मतलब मुझे इंटरेस्ट है Yeah. उसमें, लेकिन आई फॉर्म दैट एज अ हॉबी टू राइट इन माय डैफ। Okay. Last question. One post-selection guilty pleasure, binge watching, street food or endless nap? ओके, पोस्ट सिलेक्शन, आई थिंक नन ऑफ दीज, मतलब इस सब का ज्यादा समय ही नहीं मिल रहा है। मतलब आइदर वी आर मतलब इंगेज्ड इनटू मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, Yeah. और मुझे ये बड़ा मन से होता है कि मतलब जो भी मेरे साथ मुझसे कुछ पूछने आ रहा है, तो मैं उसको फिर टाइम रिस्ट्रिक्ट रखता नहीं हूँ। मतलब कैंपस में भी मैं यूजुअली बहुत सारे लोगों से ऐसे मुझसे मिलने आ जाते हैं, मतलब मेरे फेलो मेट्स ही, कि यार ये बता दो वो बता दो, तो मैं उनके साथ आधा एक घंटा बात करते करते कब निकल जाता है पता नहीं चलता लगता। है। तो आई थिंक नन ऑफ दीज, मतलब मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि इसमें से ही कुछ कर रहा हूँ। इट्स अ Okay. मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स।
Okay, now that you have achieved this milestone, how do you envision your role as a civil servant Yeah. in contributing to the society? Yeah, so like the answer to this has been very clear to me. Matlab, uh, I just want to do 100% for the responsibilities I am being like allowed to enter into the services. So matlab I have this perspective कि मतलब किसी को भी जिसको हम सर्व करने जा रहे हैं, स्पेशली टू दी पीपल जिसके लिए मैं अकाउंटेबल होऊंगा, उनको ये बात फील ना होए कि यार ये ढंग से काम नहीं कर रहा है या इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है. तो आई हैव दिस पर्सपेक्टिव कि आई वांट टू बी ट्रू टू माई सेल्फ एंड अकाउंटेबल टू द पीपल विद वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैव. Great. Yeah. One final advice to the aspirants who are into this process that you would like to give? Yeah. So final advice, a mix of qualities that you need is कि मतलब थोड़ा consistent रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मतलब बहुत लंबे समय का एग्जामिनेशन ये कुछ लोगों के लिए प्रूव हो सकता है, बट स्टिल यू नीड टू कंटिन्यू विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, विद अ बिलीफ इन योरसेल्फ कि हाँ हो जाएगा. एंड अगर नहीं भी होता है तो यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू डू, क्योंकि ये प्रिपरेशन आपको बहुत ज़्यादा अलग इंसान बना देगी. मतलब यू बिकम वेरी अवेयर अराउंड योर सराउंडिंग्स और उस वजह से यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड एट द लास्ट. दो ऐसा लगता है कि ईयर्स लॉस हो जाएंगे आपकी लाइफ से, लेकिन व्हेन यू विल फाइनली एग्जिट तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा वर्थ इट तो था. एंड सेकेंडली मतलब प्लीज ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द थिंग्स एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि सिर्फ बुक्स में नहीं सिमटे रह जाना है, अपनी लाइफ को पीछे नहीं छोड़ना है, अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ना है. मतलब किसी के कॉस्ट पे कुछ नहीं हासिल होना चाहिए. सबको एक साथ आगे लेके बढ़ेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा. तो दिस इज द एडवाइस आई वांट टू. Thank you, Saksham. Yeah. It was an absolute pleasure to talk Same to you. here, sir. Same All here. the best for Thank your you so life. much. Thank you Thank so you. much. Unacademy. Let's crack it.